अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान जरिया बारिफ और मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब। नाज़रीन गुड मॉर्निंग फ्रॉम माय साइड एज वेल। आज प्रोग्राम का आगाज करते हैं कोविड-19 की ही सूरत हाल आपके सामने सबसे पहले रखते हैं कि कोविड-19 के कितने नए केसेस रिपोर्ट हुए। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ कमी आ रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है कि पहले अगर शरह 7.4% थी यानी संडे को, तो मंडे को ये शरह चली गई है 5.34% पर। यह बड़ी अच्छी बात है कि आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन पे हम लोग जा रहे हैं। बट एट द सेम टाइम डीसी इस्लामाबाद हमजा शफकात साहब ने कल ट्वीट भी किया और उन्होंने इससे मुतालिक कहा भी कि विद रिस्पेक्ट टू इस्लामाबाद लोग उनसे बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि शादी हॉल्स कब खुलेंगे, इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी कब हटेगी। उन्होंने कहा ठीक है डिक्लाइन तो है, बट एट द सेम टाइम जो हॉस्पिटलाइजेशन की शरह है वो बढ़ रही है। अब देखें केसेस कम हो रहे हैं, पॉजिटिविटी रेशो कम है, लेकिन जिसको हो रहा है वो हॉस्पिटल जा रहा है, तो हॉस्पिटल्स पर दबाव है, इसलिए अभी इतना ईज हम नहीं कर सकते। अच्छा, लेकिन कोरोना की सूरत हाल में जहां पर हमें इस्लामाबाद के इंतजाम थोड़ी मुख्तलिफ नजर आ रहे हैं, वहीं पर लाहौर में जो है ना सिचुएशन जो है वो खासी थोड़ी मुख्तलिफ है। जब मैं PSL की कुछ अपडेट्स को फॉलो कर रही हूँ तो वहां पर एक अच्छा इकदाम उठाया गया है PCB की तरफ से और लाहौर की प्रॉपरली इंतजामी की तरफ से, सूबाई इंतजामी की तरफ से भी, कि वो लोग जो प्रॉपरली वैक्सीनेटेड हैं, मतलब 100% क्राउड अब एंटर हो सकता है कजाफी स्टेडियम में 16 तारीख से एग्जैक्टली यही तारीख है जो कि बताई जा रही है। एंड डेफिनेटली वी विल सी कि इस वक्त जो सिचुएशन है कोरोना की वो किसी शहर में बदा है और किसी इलाके में किसी मकाम पर उसकी जो क्या कहते हैं कैपेसिटी है हम उसको थोड़ा लो देखते हैं। बट बहरहाल कुछ स्टेप्स लिए जा रहे हैं, आप लोगों की इस्लाह के लिए लिए जा रहे हैं। हर सूबे के हवाले से एक अलग तंजीम साजी की जा रही है, एक अलग इस्लाह का पहलू सामने आ रहा है। तो आप क्रिटिसाइज मत कीजिएगा कि इस्लामाबाद वालों ने ये कर दिया लेकिन लाहौर वाले तो ये कर रहे हैं। हाँ, हर शहर की जरा सूरत हाल मुख्तलिफ है। चूंकि अब आपने तस्करा कर ही दिया PSL का, तो और सुनाओ फिर की होया कल है। देखिए हमने बहुत अच्छा खेला, हमने बहुत अच्छा खेला। वी परफॉर्म्ड वेरी वेरी वेल। फखर जमान ने बहुत अच्छी जो है वो क्या कहते हैं ये स्पिरिट चाहिए मुझे, कलंदर्स वालों से ये स्पिरिट चाहिए, एटीट्यूड के साथ वो कलंदर्स वॉक करते हैं। और लेकिन दूसरी बात ये कि कल पता नहीं जेसन रॉय मतलब कमेंटेटर कह रहे थे क्या खा कर आए भाई, मतलब क्या खा लिया तुमने, इतना पीटोगे यार, इतना पीटोगे। मतलब कल तो उन्होंने सोचा अन्नी पा देनी, उन्होंने कल वो कर दिया था। खैर हम लोगों ने बड़ा अच्छा एक स्कोर बोर्ड जो था उस पे रन रेट बड़ा अच्छा दिया। पहली इनिंग हमारी बड़ी खूबसूरती के साथ हम लोगों ने चेल की। जो पावर प्ले का ओवर था ना, अच्छा उसमें भी कुछ ज्यादा इतने रन नहीं बने थे, बड़ी काफी अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा किया गया वहां पर कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से। पावर प्ले में सिर्फ हमें 44 रन मिले, क्योंकि हम लोग मोस्टली ये देखते हैं कि पावर प्ले में जो अब तक टीमें खेलती आई वो 50 स्कोर कर लेती, बट क्या कह सकते हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स जीतना किसी एक टीम को ही होता है। चलें बढ़ते हैं जनाब आगे, और एक खबर है वो भी आपके साथ शेयर। साबिक रुकने कौमी असम्बली बुशरा रहमान साहिबा की बात करते हैं, इंतकाल कर गई हैं। मुस्लिम लीग काफ से इनका ताल्लुक था। बुशरा रहमान साहिबा राइटर भी थी। इनकी जिंदगी पर एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं। 2 मरतबा सूबाई और 2 मरतबा कौमी असम्बली की रुकन बनने वाली बुशरा रहमान एक कामयाब सियासतदान थी। 1944 में पैदा होने वाली बुशरा रहमान पहली बार 1985 में पंजाब असम्बली की रुकन मुंतखब हुई। 1988 में वो एक बार फिर मेंबर सूबाई असम्बली बनी। बुशरा रहमान 2002 से 2013 तक काफ लीग के टिकट पर 2 मरतबा कौमी असम्बली की रुकन मुंतखब हुई। सियासत के अलावा वो एक बहुत उम्दा नावल निगार भी थी। उनके मशहूर नॉवेल्स में अल्लाह मियाँ जी, बहिश्त, बुत शिकन और ब्राह रास्त शामिल हैं। मैंने पहला अफसाना 12 साल की उम्र में लिखा। बुशरा रहमान को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सितारा इम्तियाज से भी नवाजा गया। बुशरा रहमान 75 बरस की उम्र में इंतकाल कर गई। जी, तो उनकी ज़िंदगी पर ये रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा कि डेफिनेटली उनकी खिदमत पाकिस्तानी इंडस्ट्री में हमेशा याद रखी जाएंगी। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें उनकी सियासत के कुछ पहलुओं के हवाले से, समाजी पहलुओं के हवाले से, तो उस पर भी उन्होंने खासा नाम कमाया और लोगों की मदद की। एक और अच्छी खबर है, ज़रा वो आज आपसे प्रोग्राम में आपसे शेयर करते हैं कि सऊदी वज़ीर दाखिला शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद बिन नाइफ बिन अब्दुल अजीज़ ऑल सऊद की दौरे पाकिस्तान के दौरान सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान समेत आला हुकाम के साथ अहम मुलाकातें हुई हैं। एलामी में ये बताया गया इस मुलाकात के बाद कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामी इत्तेहाद के फ़रोग़ में शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के कायदाना किरदार की
तारीफ की और उनके खित्ते में अमन सलामती के लिए सऊदी अरब के किरदार को और काविशों को खासा सराहा भी है। एग्जैक्टली अवान सदर में सदर ममलिकत के साथ ये मुलाकात हुई थी। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने सऊदी अरब में जो पाकिस्तानी कैदी हैं इनकी रिहाई के हवाले से उम्मीद जाहिर की कि सऊदी हुकूमत अपनी सज़ा पूरी करने वाले कैदियों की रिहाई पर मस्बत अंदाज में गौर करेगी। सदर ममलिकत ने रोड टू मक्का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया और कहा कि हुकूमत पाकिस्तान इसकी तोसी मुल्क के दीगर शहरों तक करने की मुंतज़र है। तो बड़ी अच्छी खबर थी रोड टू मक्का से मुतालिक भी कि कैसे इसकी तोसी हो सकती है, इस पर भी उनकी तरफ से गुफ्तगू की गई है। चलें, ये तो हमने बात कर ली ज़ाहिर है जो एक अहम मुलाकात हुई और उसके बाद होने वाले जो असरात होते हैं ज़ाहिर इस पर आपको याद है इमरान खान साहब ने इस पर सबसे पहले बात की, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि कुछ वक्त गुजर अभी हमें इस पर खासी पेशरफ जो है वो नज़र आ रही है कि कैसे स्पेशली कैदियों का मामला है उस पर हम कैसे अब पेशरफ होती देखेंगे। चलें, अगेन लेट्स टॉक अबाउट पीएसएल। आपने वो थोड़ी सी बात की थी जरा आप उस वक्त के जो लाहौर वाले हैं उनके लिए ज़रा खुशखबरी है कि जो 16 तारीख से जो मैचेस है वहाँ पर 100% जो क्राउड है वो जा सकता है। एट द सेम टाइम आपको याद है एक वीडियो आई थी, छोटे छोटे बच्चों ने कहा था ये क्या बात हुई, टिकट लिया था हमें जाने नहीं दिया। तो उस वक्त खैर मैंने क्रिटिसाइज इसलिए किया था कि उस वक्त पीसीबी की तरफ से बताया गया था कि आप नहीं आ सकते, अगर वैक्सीनेशन नहीं है तो नहीं आ सकते, 12 साल से कम है नहीं आ सकते। लेकिन अब पीसीबी ने कह दिया है वैक्सीनेशन है तो आप तो आएंगे, बट 12 साल से छोटे चुन्ने मुन्ने तो भी आप आइए। बिल्कुल ऐसे आप पानी पी लीजिए श्वेत। और ये बड़ी एक अच्छी खबर है, बड़ा इंटरेस्टिंग सी ये अनाउंसमेंट थी और है भी, मतलब ये नहीं कि जब से ये अनाउंसमेंट हुई है यकीन करें मुझे इतनी सारी कॉल्स आ चुकी हैं, हमें पासेस कहाँ से मिलेंगे, हमें टिकट कहाँ से मिलेंगे, और हमने आपको बताया था कि हमसे मत पूछिएगा, हमारे पास नहीं है, हम खुद किसी न किसी से राब्ता करेंगे या फिर अब खरीद कर इस्तेमाल कर लीजिए वो टिकट। एनीवेज मैं यही कहने वाली थी शेफ कि मैं सोच रही हूँ कि जाकर कोई एक आधा मैच देखें, एक आधी फेस्टिविटी देखें, काफी टाइम के बाद हम लाहौर में इस तरह से ये रौनक मेरा लगते हुए देखेंगे और क्यों ना सुबह पाकिस्तान की टीम जाकर वो क्राउड की फेस्टिविटी कवर कर आए। बिल्कुल ऐसे। चलें, अब जरा मैचेस और उसके बाद जो सिचुएशन बन रही है, प्लेयर एक तो मैचेस अपने हार गए होंगे जो उनके हम लोग अगर कंपैरिजन निकालें उनका पॉइंट्स टेबल का। कराची किंग्स के बारे में कहा जा रहा है कि बाबर आजम के लिए जो लाहौर की पिच है वो उनका होम ग्राउंड है, तो वहां पर जाने के बाद कराची किंग्स के लिए पासा पलट भी सकता है। बाबर आजम समेत कौन सी ऐसे प्लेयर्स आपको नजर आते हैं जो कि लाहौर की पिच पे जरा ज्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, जहाँ तक लाहौर का ताल्लुक है इस तरह की है कि अनलेस के पूरे राउंड्स कंप्लीट ना हो जाएं आप पोजीशन डिसाइड नहीं कर सकते, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द पॉइंट्स टेबल कौन किस पोजीशन पे है। इस वक्त कराची नो डाउट बॉटम में है, लेकिन लाहौर जहाँ तक बाबर आजम का ताल्लुक है वो इस तरह परफॉर्म नहीं कर रहे जिस तरह करते हैं आप। यू कैन इमेजिन कि ही इज नंबर 1 बैट्समैन इन द वर्ल्ड, ही हैज गॉट ऑल द पोटेंशियल, ही इज कैप्टन। अभी तक उन्होंने 50 टच नहीं किया है इस टूर्नामेंट में। अगर वो बाबर फॉर्म में आते हैं, और मैं समझता हूँ गद्दाफी स्टेडियम उनके लिए हमेशा अच्छा रहा है, जहाँ पे इन्होंने अच्छे स्कोर्स किए हैं, बल्कि इन्होंने क्रिकेट भी अपनी लाहौर से ही शुरू की थी, तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए एज फॉर द इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इज कंसर्न। अगर लाहौर में बाबर आजम और वो शर्जील खान, क्या इम्पैक्ट होगा, स्पेशली ड्यू फैक्टर किस तरह इसमें रोल प्ले करेगी? कराची कंपैरेटिवली फॉग का भी असर पड़ेगा, और इन्होंने प्लानिंग कुछ इस तरह की है विच इज मास्टर प्लानिंग की जी। ज्यादातर मैचेस इन्होंने कोशिश की है कि एज अर्ली एज ये लोग खिला लें, जो कि ड्यू फैक्टर जो है किसी एक टीम को अफेक्ट ना करे। और मैं समझता हूँ कि लाहौर में जहाँ तक स्पेक्टेटर्स का ताल्लुक है, बैठने का ताल्लुक है, इज ए वंडरफुल वेदर एट द मोमेंट। और 22, 23 या 16, 17 ये ऐसा मौसम है कि जिसमें स्पेक्टेटर बड़ा एंजॉय करेंगे। और मैं तो समझ थोड़ा सा पिच के मुतालिक बता दूं कि जहाँ तक पिच का ताल्लुक है ये बहुत ही अच्छी प्रिपेयर्ड पिचेस इन्होंने तैयार किए। यहाँ जो पाकिस्तान के बेस्ट जो क्राफ्ट्समैन है पिच बनाने के वो लोग मौजूद हैं, और आई एम प्रीटी श्योर कि जी। शाह साहब अपना वक्त देने के लिए, और डेफिनेटली आपने कहा कि जो मैचेस थे वो कराची में कंप्लीट हो गए हैं। टोटल 15 मैचेस इस टूर्नामेंट के खेले जा चुके हैं। बाकी मानदा मैचेस जो हैं वो अब टीमों के परफॉर्मेंस सेमीफाइनल और फिनाले पर ही डिपेंड करते हैं कि कौन सी टीम जो है वो कब आगे जाती है और कितने मैचेस पीछे रह जाते हैं, किसके हिस्से में क्या सेमीफाइनल खेलने का मौका आता है या फिर नहीं आता। बट एनीवेज तमाम टीमों के साथ हमारी बहुत सारी नेक तमन्नाएं हैं, दुआएं हैं, क्योंकि कभी दुख होता है बाबर आजम को देख के, कभी दिल मोम सा हो जाता है सरफराज को देख के, शाहीन को देख के, खासी कभी खुशी भी जो है वो चेहरे पर आ जाती है, लेकिन जब रिजवान को देखते हैं तो वहां पे मोराल हाई हो जाते हैं। मतलब टीम्स ऐसे प्लेयर्स डिवाइड हुए हैं कि आपको समझ नहीं आता आपने किस टीम को सपोर्ट करना है। एग्जैक्टली। और अच्छा वो फैंस भी कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं, स्पेशली एक ऐसा मैच जिसमें शाहीन शाह अफरीदी का मुकाबला शायद
अफरीदी से होता है। फिर लोग कहते हैं उनके थे जाना है। अच्छा, ये तो हम बात पीएसएल की कर रहे हैं, लेकिन कुछ बात खेल ही की, क्रिकेट की, बट नॉट पीएसएल। टी20 वर्ल्ड कप की बात करते हैं। टी20 वर्ल्ड कप 2022 पाक भारत टाकरा, टिकट जनाब चंद घंटों में हाथों हाथ फरोख्त हो गए। एग्जैक्टली, और हमने ये भी सुना है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान 23 अक्टूबर को मेलबर्न में जो मैच खेला जाएगा, इस हवाले से दोनों टीमों के दरमियान ग्रुप मैच की टिकट सिर्फ 5 घंटों में फरोख्त हो गई है। मतलब शेप अक्टूबर में ये मैच खेला जाना है और ये अभी फरवरी चल रहा है और ये अभी से इसकी टिकट जो है वो खत्म होगी। मतलब ये कि ओवरऑल सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया में ही नहीं, जितने भी पाकिस्तानी इंडियंस और इसके अलावा जो दूसरे ममालिक से क्रिकेट के लगाव रखने वाले शायकीन क्रिकेट हैं, वो भी इस मैच को बड़े उसके साथ देखते हैं, क्यूरियोसिटी के साथ, बड़े दिल उसके साथ कि या हमने देखने कि कौन जीता कौन नहीं जीता। बिल्कुल ऐसे। वैसे ऑस्ट्रेलिया जाना आसान भी है इस वक्त। वो कैसे? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने कहा जो मुकम्मल वैक्सीनेशन यहाँ उनके लिए हम खोल रहे हैं अपने दरवाजे। पहले थोड़ी पाबंदियां थी, उन्होंने कहा आप लोग आ सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन हुकाम के मुताबिक 21 फरवरी से कोविड-19 जो वैक्सीन है उससे बचाव, उस कोविड-19 से बचाव की जो मुकम्मल जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है वो सयाह ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं। 2 साल कबल ये पाबंदी आयद की गई थी और अब ये पाबंदी जो है वो हटा ली गई है। तो मैंने सोचा कि मैं क्विकली आपके साथ यहीं पे ये खबर शेयर करता हूँ। अगर आप प्लान करना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया का तो यू कैन डू दैट। बड़ी इंटरेस्टिंग खबर वैसे तो आपने शेयर की शेब, और मेरे ख्याल से जो लोग बहुत देर से पाकिस्तान में रुके हुए थे वो अब इजीली अपना विजिट जो है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए प्लान कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए जॉब वीजाज थे, वो भी खासा इसमें परेशानी का शिकार हुए। कुछ रिसेंटली न्यू मैरिड कपल्स थे, हमने देखा कि उनके वीजा जो थे वो थोड़ा सा उसमें ताखीर जो थी वो देखने को मिल रही थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब दुनिया खुलना शुरू हो गई है और हाँ, लोग जो है वो कोविड को अब उससे नहीं ले रहे हैं या हावी नहीं कर रहे, अपनी मईशत पर उसको हावी नहीं होने दे रहे। कुछ इस तरह की स्ट्रेटजी और प्लान्स के साथ जो हुकूमतें हैं वो सामने आ रही हैं कि मुल्क की मईशत का पहिया चलता रहे और इससे एहतियात का जो दामन है वो भी हाथ से ना छूटे। बिल्कुल, चले क्यों ना अब सिंध में जो एक मोहब्बत की अनोखी दास्तान है, जिक्र उसका कर लेते हैं। कितनी खूबसूरत सी खबर है। एक बीवी ने शौहर को जिगर अतिया किया और कहा यही तो मेरा जिगर है। वो शौहर उनका जिगर है और उसे उन्होंने जिगर अतिया किया, नहीं वो एक पीस अतिया किया और जान इस तरह बचा ली। भिट शाह की रिहायशी थे मोहम्मद खान, इनकी कामयाब पेबंदकारी की गई है और वो जो अतिया किया उनकी वाइफ ने किया है। और जिगर का अतिया करने वाली बीवी ने कहा कि सब कुछ तो शौहर है, बीमार शौहर को बचाने के लिए जिस्म के सारे आज़ा भी अतिया करना पड़े तो कर दूंगी। क्या उन्होंने कहा और कितनी मुस्कुराहट से उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं, दिखाते हैं। कितनी खूबसूरत वीडियो है ये। और उसको जिगर दे दिया। बिटशाह से बिटशाह से हो? जी हाँ, बिटशाह से ही हूँ। बच्चे नहीं है तो सब कुछ मेरे लिए, मेरा शोर ही बहुत प्यार करती है उससे। बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मेरा जिगर दे दिया। पूरा भी हमने तो भी आधा निकाला था तुम्हारा ग्रो का। मेरा जिस्म का सारा जो निकल सकते निकाल के उसको फिट कर दो, उसको बचा ले बस। हाँ, वो ठीक हो जाए। बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार करती हूँ उससे, बहुत। Such emotions are priceless and such emotions can never be paid back. बेगम, शौहर से प्यार and this transplant then. क्या इन चीजों की कोई कीमत हो सकती है, कोई मोल हो सकता है? कुछ नहीं। नो डाउट कोई कीमत नहीं हो सकती इस मोहब्बत की, इस प्यार की, इस जज्बे की वाकई कोई कीमत नहीं हो सकती। एग्जैक्टली और मैं यही कहूंगी कि हमने बहुत सारे मामलात में कपल्स को एक दूसरे से शिकवे शिकायतें करते हुए देखा है, लेकिन जब इस तरह की एग्जाम्पल सामने आती है तो मेरे ख्याल से न सिर्फ हमें उन्हें सराहा जाना चाहिए, बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि आपको मोहब्बत के लम्हात को सबके साथ शेयर करना चाहिए कि जहाँ पे नाचाकी है, ना इत्तफाकी है, वो प्यार और मोहब्बत में तब्दील हो जाए। हदीस मुबारक भी इस सिलसिले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब अपने घर में तुम दाखिल हो काम से थके हारे आने के बाद, तो अपने बच्चों के सामने अपनी बीवी को बोसा दो, और वो इसलिए दो ताकि बच्चों के अंदर वो जो गलत फहमी है या अगर वो कभी तुम्हें लड़ता झगड़ता पाए तो उन्हें मालूम हो कि हाँ, हमारे माँ बाप के दरमियान मोहब्बत है और ये जो रिश्ता है बड़ा ही खूबसूरत है। लाइटर नोट जरिए आप हमारे यहाँ कपल्स में ये है कि अगर शौहर ने थोड़ा सा रोमांटिक होने की कोशिश की तो कहते हैं मत करें, बच्चे देख रहे हैं। हाँ। लेकिन डांटते बच्चों के सामने है, लड़ते बच्चों के सामने है, लेकिन रोमांटिक बच्चों के सामने नहीं हो सकते। एग्जैक्टली और ये बड़ी मतलब कि इनके प्यारा सा जज्बा है और एक ऐसा जज्बा जिसको खुदा की जात ने एहकाम शरीयत में डाला है। और मैं ये भी कहूंगी कि जब वहां से इस रिश्ते की कबूलियत है और ये रिश्ता माँ बाप के बाद सबसे ज्यादा खूबसूरत और पाकीज़गी की अलामत समझा जाता है, तो मेरे ख्याल से आप और मैं इन रिश्तों पर सवारी निशान लगाने वाले
कोई नहीं होते। एग्जैक्टली चलें जी, बढ़ते हैं जनाब आगे। और एक खबर हमारे पास और भी है, वो जलालपुर भट्टियां से है। जलालपुर जट्टियां से नहीं, जलालपुर भट्टियां पिंडी भट्टियां, जलालपुर जट्टा कि क्या है? नहीं, जलालपुर भट्टियां से ये हमारे अच्छा। पास एक खबर आई है और ये खबर हम आपके साथ शेयर करते हैं। खबर हमसे कहीं आगे पीछे होगी, बट एनीवे मैं ढूंढ रहा हूं, आपको बता मैं देते हैं ढूंढ रहा हूं, कि ठहरो, गैस का ठहरो, स्टोव है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, एक इन्वेंशन की गई है। देखो, वो मुझे कहते हैं मिल तो कि नहीं रहा, लेकिन ज़रूरत मुझे की याद आ रहा है माँ होती है कि वो और बेसिकली वो एक शख्स आप है, बता उन्होंने दें। एक चूल्हा ऐसा बनाया जरियाब के, उस चूल्हे में एक ऐसा उन्होंने तरीका इजाद कर दिया है कि अगर आप छोटा सा कोई लकड़ी का टुकड़ा भी उसमें जलाएंगे तो वो ब्लोअर का इम्पैक्ट आएगा। चाहे लकड़ी जलाएं चाहे कोयला रखें, जो इम्पैक्ट आएगा वो ब्लोअर का आएगा और उसकी वजह से वो चूल्हा जलता रहेगा। खाना शाना आप पकाएं तो यानी गैस अगर नहीं भी आए तो आप इस तरह से उस चूल्हे का इस्तेमाल कर सकते हैं। विल ट्राई कि हम उन्हें किसी दिन शो में बुलाएं भी अलॉन्ग विद दैट स्टोव। बिल्कुल ऐसे ही है, और क्योंकि ये ऐसे उन लोगों के लिए, स्पेशली बैचलर्स जो फ्लैट्स में रह रहे हैं, जो कि घरों से दूर रहा करते हैं, उनके लिए खासी प्रॉब्लम हो जाती है। तो मेरे ख्याल से ये भी बेचारे बैचलर्स ही होंगे जो कि रह रहे होंगे घर में। अच्छा, ये हम लोग दिखा भी रहे हैं इस स्क्रीन पर। ऐसे मेरे तो चेहरे के आगे इस वक्त कैमरा है, दूसरा अगर शुएब आप थोड़ी सी इसको इलैबोरेट कर ओके, सकें। तो जनाब ये बेसिकली स्टील का गालिबन इस्तेमाल किया गया और इसको ऐसे शेप दी गई कि नीचे उन्होंने रखना है लकड़ी का एक पीस या कोयला, और उसकी जो हीट निकलेगी वो चैनलाइज करेंगे, और चैनलाइज करने के बाद वो जिथे तुसी रखी ना देगची, वहां पे उसका एक इम्पैक्ट आएगा और सालन पक जाएगा, चावल बन जाएंगे, खाना गर्मा गर्म। तो फिर आप नहीं कहेंगे अपना खाना खुद गर्म करो, अपना खाना इस चूल्हे से गर्म करा लो, क्या मसला है? बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, लेकिन उसमें भी ना मुझे समझ नहीं आती, वैसे भी विमेन्स डे आने वाला है 8 मार्च को, और फिर से एक शोर वलवला और जो कहते हैं ना कि हुल्लड़बाजी का मुकाम हम लोग मुल्क में उरूज पाता हुआ देखेंगे। तो मेरे ख्याल से मार्च का महीना आने दें और फिर हम लोग देखेंगे अपना खाना खुद गर्म करो, अपने सॉक्स खुद ढूंढो। और वो भी मर्द हजरात भी किसी से पीछे नहीं रह जाते, वो भी किस तरह की कुछ ना कुछ मजे के चुटकुलों के साथ। मैं इसको ऐसे यही कहूंगी कि शरारती चुटकुले होते हैं। अच्छी बात है, बाज़ इसकी औक़ात, वजह से हाँ। देखिए इस मौजू पर गुफ्तगू होती है, तो ऐसे स्लोगन्स की वजह से गुफ्तगू होती है। चलो एक छोटी सी ब्रेक लेंगे नाज़रीन, तो ब्रेक से वापस तो फिर हम बात करेंगे स्किन इश्यूज की, बात हम करेंगे हेयर लॉस की, किस एज ब्रैकेट के लोग ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं, मौसम का क्या इम्पैक्ट है, क्या लाहौर और इस्लामाबाद वालों को एक जैसे मसाइल हैं या कि मसाइल मुख्तलिफ है। करेंगे बात ब्रेक के बाद। क्या आपको पता है पिछले 20 सालों में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 18% सालाना रहा है, यानी कि बाकी ऑप्शंस जैसे कि बैंक, गोल्ड, रियल एस्टेट और डॉलर से काफ़ी बेहतर। अब आप KSB की K-Trade ऐप से घर बैठे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए www.ksb.com पर जाएं और ओपन अकाउंट पर क्लिक करें। ऑनलाइन फॉर्म में डिटेल्स जैसे कि नाम, एड्रेस, ईमेल और KYC डॉक्यूमेंट्स जैसे कि NIC की कॉपी, प्रूफ ऑफ फंड्स और बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें। अब बस K-Trade अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करें और स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की बेस्ट कंपनीज में बआसानी इन्वेस्ट करें। K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई।
गेम ऑन है। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक के बाद हम लोग जब वापस आए हैं तो मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक है, और ये सिर्फ मेरा ही नहीं है, मेरे ख्याल से जितनी भी खवातीन इस वक्त हमें देख रही हैं, सुन रही हैं, ये उन सब का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, स्पेशली मर्द हज़रात का भी। यस, क्योंकि हर मर्द खुद भी खूबसूरत दिखना चाहते हैं और उसकी बेगम है, उनकी बेटी है, अगर किसी का कोई कॉस्मेटिक इशू है तो वो चाहते हैं कि वो दुनिया का मुकाबला कर सकें, उनको कोई किसी भी तरह से बुली ना कर सके, और इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं। आज तक हमने आपसे बहुत सारी चीजों पर डिस्कशन किए कि अगर मौसम चेंज हो जाए तो स्किन का क्या करना चाहिए, अगर ऐसा हो जाए तो वैसा क्या करना चाहिए, लेकिन आज हम इसमें कॉस्मेटिक सर्जरीज में कोई लेजिस्लेशन क्या की जा सकती है, जो अब तक की जितनी भी इन्वेंशंस हैं उस इन्वेंट्री में क्या कुछ नया किया जा सकता है, और पाकिस्तान में इस वक्त जिद्दत के साथ क्या कुछ हो रहा है उस पर हम थोड़ी सी खुलकर गुफ्तगू करेंगे। और मेहमान शख्सियत ऐसी हैं जो कि यूके के पहले कॉस्मेटिक फिजिशियन हैं, और जितने कॉन्टेस्ट होते हैं ना, मिस इंडिया या मिस वर्ल्ड ब्यूटी कॉन्टेस्ट की हम बात करें, मैं जनरली नाम लें बट ब्यूटी कॉन्टेस्ट की हम स्पेसिफिकली बात करें, उसमें ही इज चीफ जज। हमें ज्वाइन किया डॉक्टर दाऊद काजी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। खूबसूरत अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो आप हैं और खूबसूरती को जज करते हैं आप, और इसीलिए आपकी जो दाढ़ी है उसके साथ आपने मूंछों की जो वेरिएशन है वो ऐसी लगी हुई कि सारी वो मिल सी गई है। असल में बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ, अच्छा, हमारा ट्रेडिशनल इस तरह का वो है। ओके। रिसेंटली पाकिस्तान आया तो अपना गेटअप वगैरह अपने इलाके के मुताबिक करने की कोशिश की। डॉक्टर साहब पहले से शुरू करते हैं, फिर क्योंकि बहुत कुछ हुई हो तो आपके बारे में बात करने को, लेकिन जरा सबसे पहले उन ब्यूटी कॉन्टेस्ट के बारे में बताएं जो आपने अब तक जज किए हुए हैं, और कहां पर आप देख रहे हैं कि यूके की इंडस्ट्री को, यूएस की इंडस्ट्री को, पाकिस्तान कॉस्मेटिक सर्जरीज में कहां पर स्टैंड कर रहा है? असल में मैंने जिस वक्त किया था, बेसिकली आई वाज अ सर्जन, आई वाज जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन। उसके बाद फिर मैंने MRCOG पार्ट 1 किया, ऑप्स एंड गायनी सर्जन रहा कोई 3.5 साल, और मुख्तलिफ़ चीज़ों में रहा। अब भी मैं पुलिस सर्जन हूँ यूके गवर्नमेंट में। तो उसमें यह था कि मुझे शौक़ था स्किन के साथ, कॉस्मेटिक्स के साथ, ये मेरा पैशन था, और उसमें मैं लेज़र्स वगैरह में इसकी बनाने में, मैन्युफैक्चर करने में और इसके एडवांसमेंट में मैंने काफ़ी काम किया है। ओके। तो उसमें यह है कि जो यूके में मुख्तलिफ़ किस्म के, यूके में एक फ़ैशन चैनल हुआ करता था, उसमें हमने फ़ैशन रोड शोज़ वगैरह स्टार्ट किए। उसमें हमने कॉस्मेटिक्स की 1999-2000 में मैंने वन ऑफ द इन्वेंटर ऑफ कॉस्मेटोलॉजी या कॉस्मेटिक फिजिशियन, या हमने ये टर्म कॉस्मेटोलॉजी इंट्रोड्यूस किया। तो उस वक्त फिर हमने ये चीज़ें शुरू की। चूँकि हर चीज़ सर्जरी होती थी, प्लास्टिक सर्जन्स होते थे, या सर्जन होते थे या प्लास्टिक सर्जन, कोई भी मसला होता था प्लास्टिक सर्जन्स होते थे। तो प्लास्टिक फिजिशियन या कॉस्मेटिक फिजिशियन नहीं थे कोई। सही। तो उसमें अब फर्ज कर लें आपके एक्नी स्कार्स हैं, दाने हो गए, उसको आपने तोड़ा, उसकी वजह से गड़े पड़ गए, या आपकी लाइंस एंड रिंकल्स हैं। अब लाइंस एंड रिंकल्स कोई बीमारी नहीं है दुनिया में, ये था, या पाकिस्तान में अब बिलखुसूस ये है कि डर्मेटोलॉजिस्ट दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। वो उनका काम है कि डर्मेटोलॉजी जैसे कार्डियोलॉजी या न्यूरोलॉजी, तो डिजीजेस ऑफ द स्किन। अब अगर आप लाइंस एंड रिंकल्स को लेंगे, दैट्स नॉट अ डिजीज, वो आपकी हाइपर एक्टिविटी ऑफ द मसल्स की वजह से जब आप करते हैं तो मुख्तलिफ किस्म के आपके लाइंस एंड रिंकल्स बनते हैं। या अब उनके लिए क्या किया जाए? आप उसको प्लास्टिक सर्जरी से नहीं कर सकते, क्योंकि आप पूरी स्किन को तो नहीं हटा सकते, वो तो मसल का मसला है। मसल नीचे से कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसकी वजह से लाइंस बनती है, जैसे क्रीज बन जाती है। सही। अच्छा, अब उसके लिए फिर ये है कि कॉस्मेटिक्स आया। कॉस्मेटिक्स पे नॉन सर्जिकल सोल्यूशन, जो मेरा वो था नॉन सर्जिकल सोल्यूशंस इन यूके, उसको मैंने इंट्रोड्यूस किया, और उसके बाद ये चीज़ पूरी फैलती गई। फिर मैं पाकिस्तान आया, यहाँ पे हमने किया, और इससे वो हुई।
अब पाकिस्तान में ट्रेंड ये है कि कॉस्मेटिक्स को ज्यादातर जो डील कर रहे हैं वो है डर्मेटोलॉजिस्ट। ऐसे जी ही जी जी जी। अब लेजर्स है, लेजर की अपनी एक वो है, अपनी ट्रेनिंग है जो मेडिकल कॉलेज में डर्मेटोलॉजी में कभी भी नहीं होती। सही। तो ये दूसरे नंबर पे जो आ गए जो कर रहे हैं वो प्लास्टिक सर्जन्स है। प्लास्टिक सर्जन ने कभी भी लेजर ना पढ़ा है, ना देखा है, ना उसके साथ ताल्लुक है। कोई छोटी सी मशीन किसी ने दे दी। पाकिस्तान में कुछ लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ भी कोशिश की, मैं उनके साथ नहीं मिला। उन्होंने ये इंडस्ट्री पैसे कमाने के लिए, बेसिकली ये इंडस्ट्री पैसे कमाने की मशीन बन गई है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली सर्विसेज कोई नहीं दे रहा। इसको एक इंडस्ट्री बना लिया है कि इससे पैसे किस तरीके से कमाए जाए। सर यहीं पे मेरे कब से क्वेश्चन ये भी है कि बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं, जैसे कि मैं एक पेशेंट हूँ, मैंने किसी डॉक्टर को कंसल्ट किया, विजिट किया, एग्जैक्टली उन्होंने मुझे लेजर ट्रीटमेंट भी दिया, लेकिन आपका जो मसला है वो लेजर से दूर नहीं हो रहा। आप ये खुद भी बता रहे हैं कि मैंने इसके बारे में नॉलेज ली है, मैंने यूट्यूब पर देखा है, मैंने गूगल किया, बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद भी इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि मेरे इस चीज का मसला, इस चीज का हल ये है, लेकिन फिर भी डॉक्टर आपको दोबारा से जीरो से आपकी मेडिकेशन करना शुरू कर देता है। उसी सवाल पर मैं आ रही हूँ कि अब ये एक मतलब यानी कि एक अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों ने मेकिंग मनी वाला कॉन्सेप्ट ले आए हैं। ये इसलिए कि मैं पाकिस्तान में अपने स्टार्ट बड़ा अच्छा किया था कि लेजिस्लेशन वगैरह, पाकिस्तान में कोई लेजिस्लेशन नहीं है इस वक्त, ठीक है जी। इसको लेजिस्लेशन होनी चाहिए। आपका इससे मुराद ये है कि कोई भी शख्स लेजर का ट्रीटमेंट कर सकता है, ये हो रहा है? आपको मैं यहाँ की एक कंपनी है जो लेजर मशीनें इंपोर्ट करती है, ओके, वो उस बंदे को मैं आपका टेलीफोन नंबर दे दूंगा, वो आएगा, आपको 2 घंटे की ट्रेनिंग देगा और आप सबकी ट्रीटमेंट करनी शुरू कर दें। अच्छा जी, 2 घंटे में लेजर लिया, ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया और ये लोग इसी तरह से 2 घंटे की ट्रेनिंग देगा, आपको सर्टिफिकेट देगा, आपको मशीन देगा, आपको जो सर्टिफिकेट भी देगा, जो जो $1,000 की मशीन है वो 100,000 की आपको देगा। $1,000 की जो मशीन है वो आपको 100,000 की देगा। ओके, उसने वो कमा लिया वहां से, उसने सर्टिफिकेट भी आपको दे दिया, उसने 2 घंटे आपको दिया कि जी आपने ये लेजर हेयर रिमूवल है फर्ज कर लें। अच्छा, जो तीसरी लोग हैं, पहले तो मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, वो कर रहे हैं, दूसरे प्लास्टिक सर्जन, थर्ड ब्यूटी पार्लर्स। अब आप जिसको देख लें, कोई भी नॉन क्वालिफाइड बंदे आप देख लें, उन्होंने लेजर मशीनें रखी हुई हैं। अब मसला ये है कि अगर मैं एक मर्क लेता हूँ, मर्सिडीज, ठीक है जी, अब वो दुनिया की 500 SEL ले लेता हूँ, अब मैं जाके उसको, मुझे चलाना नहीं आता, तो I'll bang it into the wall or somewhere, exactly. okay, I'll have an accident। अच्छा, अब वहाँ पे एक्सीडेंट करने का, इसको मैं ब्लेम मर्क को नहीं दे सकता। तो मैं जब लोगों को बताता हूँ, मैं कहता हूँ ये 2 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। एक तो लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी, उसके साथ आप कहो, दूसरी आपकी एक्सपर्टीज, जो बंदा चलाने वाला है, जो ड्राइवर है, बिल्कुल ऐसे ही वो भी होना चाहिए। अब अगर आप मुझे फरारी गाड़ी दे दें तो मैं तो कहीं पे उसको बैंक कर दूंगा, और अगर आप माइकल शूमेकर को मेरी BMW दे दें तो वो भी जाके कहीं कभी भी रेस नहीं जीत सकेगा। विनिंग कॉम्बिनेशन इज लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी और एक्सपर्टीज, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन इसमें अब ये है कि पाकिस्तान में एक और चीज़ भी है, माशाल्लाह हम तो सच्चे बहुत हैं। हर बंदा ये कहता है, क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास दुनिया की सबसे अच्छी मशीनरी है, आप भी ये कहते हैं, टॉम डिक एंड हैरी, हर बंदा ये क्लेम करता है कि मेरे पास सबसे अच्छी है। दूसरी बात ये कि यहाँ पे लेग पुलिंग के लिए बहुत अच्छे हैं, हर बंदा जो वो कर रहा है। फिर मार्केटिंग की एक बूम आई हुई है, आप लोग मीडिया से हो, आप लोग को पता है कि कितनी ज़्यादा बूम है। तो इस वजह से इसके लिए कोई लेजिस्लेशन होनी चाहिए, इसके लिए एक अकेडमी, जैसे PTV एक अकेडमी है, वहाँ पे उनकी तरबियत हो, वहाँ पे उनकी बाकायदा ग्रूमिंग हो, वहाँ पे उनकी, और वहाँ पे उनकी शिकायत भी जाए। आप समझ ना, अब यहाँ पे आपको फर्ज करें, लेजर एक बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें बड़ी एडवांसमेंट हुई है दुनिया में, लेकिन इफ समथिंग गोज रॉन्ग, अब मुझे नहीं करना आता, आप कह रहे हो बार बार जाना पड़ता है, अगर मैं नहीं जानता करना या मुझे राइट चीज़ों का नहीं पता, तो फिर तो आपको कभी भी फायदा नहीं होगा और नुकसान होने का खदशा भी है जी। तो हमें ये चाहिए, पाकिस्तान को चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि इसमें लेजिस्लेशन लेकर आए, जो कर रहे हैं उनकी रजिस्ट्रेशन हो, जैसे क्वैकरी है हम उसको मना करते हैं, इसी तरीके से लेजर्स एक बहुत खतरनाक चीज़ है। आपको लगता है सर कि फिर प्लास्टिक सर्जन, डर्मेटोलॉजिस्ट, इन पर पाबंदी आयद होनी चाहिए कि लेजर ऐसा नहीं है? देखिए जी, क्वालिफाइड लोग कोई भी हो, मैं तो कहता हूँ टॉम डिक एंड हैरी कोई भी हो, वो तो बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड लोग हैं, अच्छे लोग हैं, मैं उन पर कभी तनकीद नहीं करूँगा, बहुत अच्छा काम करें और जल्दी वो भी कर जाते हैं। मसला ये कि मेरी एक्सपर्टीज़, अब अगर मेरी एक्सपर्टीज़, मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ, डर्मेटोलॉजी में अब नए निसाब में लेज़र होना चाहिए,
जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं या फला कर रहे हैं, तो उसमें एक लेज़र होना चाहिए, उसमें लेज़र की एडवांसमेंट होनी चाहिए। ठीक है। और बहुत सारी मशीनरी दुनिया में आई हैं, उसको करिकुलम में आना चाहिए कि सिर्फ ये नहीं है कि मैं चूंकि डॉक्टर हूँ लिहाजा मैं कर सकूँ। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे इंजेक्टेबल्स हैं। अब यूके में ऐसा है कि या यूरोप में या वेस्ट में जो ये चीज़ें हैं इनके लिए आपका लाइसेंस होना ज़रूरी है। यू शुड बी अ मेडिकल डॉक्टर, अ क्वालिफाइड नर्स या अ क्वालिफाइड डेंटिस्ट। ये 3 तबके कर सकते हैं, ये कोई भी तीनों में से विद प्रॉपर सर्टिफिकेशन एंड ट्रेनिंग। बिल्कुल ठीक है। अब सर थोड़ा सा आते हैं बेसिक स्किन केयर पर। ज़ाहिर है ये तो लेजर्स का इस्तेमाल तो तब है जब खुदा न खास्ता कोई मसला बढ़ गया और आपने ट्रीटमेंट करवानी है, बट चूंकि ज़रा आप मौजूद हैं, थोड़ा सा लोगों को गाइड भी करें हमारे सुनने वालों को कि बेसिक स्किन जो कहना चाहिए ना केयर वो क्या है। जिस तरह कुछ बातें अटैच होती हैं जी, पिलो कवर फ्रेश होना चाहिए, तो उससे भी काफ़ी फ़र्क होता है, बिकॉज अगर आप 8 घंटे सो रहे हैं पिलो कवर का बड़ा इंपैक्ट होता है। एट द सेम टाइम ये मालूम होना चाहिए कि स्किन टाइप क्या है ताकि आप उसके अकॉर्डिंगली स्किन को ट्रीट करें। कौन सा साबुन इस्तेमाल करना है, या साबुन इस्तेमाल करना भी है, या माइल्ड सोप या फिर फेस वॉश। थोड़ा सा बेसिक स्किन केयर पर सर गाइड करें। सबसे पहली बात तो ये है कि यू शुड बी हैप्पी विद योरसेल्फ। यस, हमारा सबसे बड़ा ये है कि हमें इन्होंने हमारी इंडस्ट्री ने हमें दुनिया की जो भूखे लोग हैं, जो मनी माइंडेड हैं, इन्होंने हमें कंटेंटमेंट हमसे ले लिया। हम कंटेंट नहीं है। मैं अपनी स्किन से खुश नहीं हूँ, आप सब कोई भी बंदा अपनी स्किन से खुश नहीं है। जो वाइट है यूरोप में वो अल्ट्रावायलेट रेज के साथ, वो सनबेड्स के साथ वो टैनिंग करवा रहे हैं, हालांकि दे कॉज कैंसर, लेकिन वो जा रहे हैं टैन करवा रहे हैं। उनको ये है कि इफ आई एम टैन, इफ आई एम ब्लैक, इफ आई एम डार्क, आई एम ब्यूटीफुल। अच्छा, इस तरह हमारे अंदर ये डाला हुआ है कि वाइट होंगे तो खूबसूरत, वाइटनिंग इंजेक्शन लगवाए जा रहे हैं। अच्छा, अगर आपके बाल स्ट्रेट हैं, चाइनीज है, हम हैं, तो हम पर्म कराने के चक्करों में। अच्छा, जिनके अफ्रीकन वगैरह को देख रहे हैं उनके पर्म हैं, वो सीधे कराने के चक्करों में। एब्सोल्युटली राइट। कोई पतला है तो वो मोटे होने के चक्कर में। अच्छा, देयर इज नथिंग राइट, नोबडी इज हैप्पी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि जो आपकी स्किन है उससे आप खुश रहें, एम्ब्रेस योर नेचुरल। हाँ, देखिए बहुत सारी चीजें हैं इसमें, फैक्टर्स जो हैं उसमें सबसे पहले तो ये है कि आपका स्ट्रेस फैक्टर बहुत बड़ा है। अगर आप खुश रहेंगे, इफ यू आर हैप्पी, यू विल ग्लो। ठीक है जी, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी, आपके ऑर्गन्स, बॉडी के ऑर्गन्स अच्छे काम करेंगे। एंड स्किन इज वन ऑफ द ऑर्गन, इज द बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो ये भी एक ऑर्गन है, वो काम करेगा। उसके बाद आपकी आ जाती है डाइट, आ जाती है डाइट। आप किस किस्म की डाइट ले रहे हैं, आप क्या वो कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी डाइट हेल्थी नहीं है। वेरी सॉरी से, मतलब हम बहुत ज़्यादा इसमें थोड़ा सर बता भी दीजिएगा कि क्या क्या चीज़ें खाने से स्किन ख़राब होती है। जी बताता हूँ। थर्ड चीज़ आपकी आ जाती है कि आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं या नहीं। चौथी चीज़ ये है कि फिर कुछ चीज़ें नेचुरल होती है। ठीक है जी, उसके लिए अब हमारे पास बड़ी अच्छी चीज़ें आ गई। फर्स्ट कर ले, एक बंदा है वो गुस्से में रहता है तो वो यूँ फ्रॉनिंग लाइन वगैरह उसकी लाइंस बन जाती हैं। तो अब हमारे पास फर्ज करें एक बोचुलिनम टॉक्सिन है जिसका नाम वो आमतौर पे बोटॉक्स के नाम से मशहूर है, वो ट्रेड नेम है। यूके में इस पे पाबंदी, आप नाम नहीं ले सकते। तो ये लेकिन यहाँ पर सैलून में बहुत रैपिडली इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये अब ये ऐसा है कि दिस इज द मोस्ट डेंजरस एंड मोस्ट पोटेंट पॉइजन ऑन द फेस ऑफ अर्थ। अच्छा, या इसको बहुत ज़्यादा डाइल्यूट किया जाता है, बहुत ज़्यादा, और इतना पाउडर होता है कि आपको शीशी में नज़र नहीं आता। तो वो जब आप उसमें उसको आप डाइल्यूट करके लगाते हैं मुख्तलिफ जगहों में, मुख्तलिफ, या फिलर्स की बात ही कर रहे हैं ना। फिलर्स एक और चीज़ है, ये भी एक बड़ी अच्छी वो है बोटॉक्स और फिलर्स पे। अगर आप कोई एक प्रोग्राम करें मेरे साथ तो मैं आपको लोगों को कॉन्सेप्ट दूं कि क्या है। ठीक है, ठीक है। तो इसमें यह है कि जब आप वो उस मसल में, चूंकि मसल वो हाइपर एक्टिव है, आप उस मसल को टेम्पररीली सुला देते हैं। टेम्पररीली तो क्या करता है कि जब आप वो यूं नहीं करेंगे तो ये क्या होगा कि ये लाइन ऐसे ऐसे ही खुलती जाएंगी, माथा खुलता जाएगा। फर्ज कर ले, हम माथे की मिसाल देते तो इस तरीके से। अब फिलर्स वो हैं, देखिए 2 किस्म की लाइंस होती है। सबसे पहले ये होता है कि जब आप कोई एक्शन करते हैं लाइन बनती है, आप नहीं करते तो वो हट जाती है। इसको हम कहते हैं डायनामिक लाइंस, कि वो सिर्फ जिस वक्त मसल एक्शन करता है उस वक्त आपको नजर आती हैं, जब एक्शन नहीं कर रहा होता मसल तो वो नजर नहीं आती। दे आर कॉल्ड डायनामिक लाइंस। ये आहिस्ता आहिस्ता जब आप करते हैं इस तरह, जैसे पेपर को आप यूं करे एक दिन उसके अंदर क्रीज बन जाती है।
अच्छा, अब आप उसको सीधा भी रखेंगे, आप रिलैक्स भी हैं, तो आपकी क्रीज नज़र आ रही है। आपने देखा होगा लोगों की मुख्तलिफ जगहों पे क्रीजेज होती हैं, तो ये उसको कहते हैं स्टैटिक लाइंस। अब जब स्टैटिक लाइंस हो जाती है, अगर हम डायनेमिक, बोटॉक्स का ये भी कॉन्सेप्ट है कि जवान करती है, ये लाइन रिंकल हटाती है, तो 50 साल की लड़की, 60 साल की लड़की आती है, ठीक है जी, 80 मेरे साल ज़हन में बहुत सारी मिसालें घूम रही हैं। हाँ, वो आती हैं कि मेरा बोटॉक्स लगा दो। अब मसला ये है कि बोटॉक्स अगर देखा जाए तो ये प्रिवेंशन है, इट्स नॉट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लाइंस। ये आज तक किसी को, मैं देखता हूँ बड़े बड़े हमारे टीवी पे लोग आ रहे होते हैं, वो कहते हैं ये बोटॉक्स प्रिवेंट करती है, वो ट्रीटमेंट है। बोटॉक्स इज नॉट द ट्रीटमेंट, बोटॉक्स इज अ प्रिवेंशन। अब 18 साल की एक लड़की है, वो आती है, उसकी बहुत ज़्यादा एक्टिव मसल्स है, तो उसको बनने से पहले ही वो ख़त्म कर सकते हैं। 20 साल लड़की है, 22 साल लड़की, उनको हम कर सकते। ठीक है, 80 साल लड़की भी हो, अगर उसके हाइपर एक्टिव मसल्स हैं, 80 साल लड़की, देखिए जी, वो शरारती हैं आप। नहीं, मैं आप कहना चाह रहे हैं कि 80 साल भी लड़की बन जाती है, नानी भी लड़की बन जाती है। देखिए, मेरा किसी सियासी की तरफ नहीं था। मैं बलोचिस्तान से मेरा ताल्लुक है, मेरे बड़े भाई हैं, उनकी एक कॉल बड़ा मशहूर है, लड़की की वो डिग्री होती है, तो मैं भी उसका कह दूं, लड़की होती है, चाहे 18 साल की हो, चाहे 80 साल की, ठीक है ना, वो लड़की रहती है और रहना चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पे भी कभी हम बात कर सकते हैं। तो उसमें यह है कि अगर वो उसको हम अर्ली एज में लगाएं तो वो बिल्कुल प्रॉब्लम्स बनेंगी ही नहीं, तो वो प्रिवेंशन होगी, उसको अवॉइड किया जा सकता है। ओके अच्छा सर, मेरे माइंड में क्वेश्चन है, जब हम लोग लेजर ट्रीटमेंट्स के हवाले से बात करते, क्या हम लेजर से भी आगे बढ़ पाए हैं? ये सिर्फ मैं ये नहीं कह रही हूँ कि क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों का इलाज लेजर बता देते हैं, ठीक है ना। हमारे यहाँ एक इशू जो कि मैं स्क्रीन पर बैठ के बोल रही हूँ कि मैं भी बहुत ज़्यादा फेस करती हूँ, मेरे अलावा भी बहुत सारी लड़कियाँ फील करती होंगी, सर नकल्स का बड़ा प्रॉब्लम रहता है। आप उसका ट्रीटमेंट ले लें, क्रीम्स यूज कर लें, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास चले जाएं, आप कुछ भी कर लें, वो नहीं होता। इसके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? नकल्स के यहाँ पे डार्कनिंग के लिए देखिए जी, आपको सबसे पहले तो ये देखना होगा ना कि हमारी अपनी हर बंदा मुख्तलिफ है जी। हम एशियंस हैं, जो फिट्जपैट्रिक टाइप है, फिट्जपैट्रिक एक साइंटिस्ट डॉक्टर था, उसने स्किन को मुख्तलिफ उसमें वो किया, तो उसने टाइप्स उसकी मुख्तलिफ वो की है। मैं आपको चूंकि अवाम देख रही है, उनके लिहाज से मैं आसान करके बता देता हूँ। जो एक टाइप जो एक्सट्रीम है वो ये है कि ब्लॉन्ड हेयर, ब्लू आइज, वाइट स्किन, ठीक है जी, जिसमें पिगमेंट नहीं है, बिल्कुल ब्लॉन्ड हेयर है, ब्लू आइज है और वाइट स्किन है। ये एक एक्सट्रीम है, ठीक है जी। जो दूसरी एक्सट्रीम है ये टाइप 1 कहलाती है। जो दूसरी एक्सट्रीम है ब्लैक हेयर, ब्लैक आइज, ब्लैक स्किन, अफ्रीकन पिगमेंट, ये बिल्कुल वो कॉकेशियन हो गए, ये अफ्रीकन हो गए। अब दरमियान में जो ब्राउन और ये, अब आप चलते जाए, इस तरफ को जाए या इस तरफ को जाए। हम लोग के ज्यादातर जब हम आते हैं तो पाकिस्तान की बात करेंगे तो हम 4-5 की रेंज में आते हैं, 4-5, 3 की रेंज में भी आते हैं। अच्छा, 2 की रेंज में भी पठान हैं, कश्मीरी हैं, कोई इस तरह के लोग हैं, या हाई क्लास जो है जो सन प्रोटेक्शन वगैरह करती है, या नेचुरली उनके मुझे इजाजत दीजिए, आप बड़े हैं, तजुर्बाकार है, मैं थोड़ा सा ना इसमें अपने जरा सवाल को एक्सप्लेन कर देती हूँ। मतलब बहुत सारी बच्चियां ऐसी कि जिनके फेयर कॉम्प्लेक्शन है, लेकिन आपने देखा ना कि अक्सर ऐसा होता है कि सर्दियों की ठंड की वजह से आपकी हाथ की उंगलियां सूज गई हैं, आपके पाँव की उंगलियां सूज, वो डार्कनेस फिर रह जाती है। मैं अभी उसकी तरफ आता हूँ। देखिए जी, मैं उसी की तरफ आ रहा था, पहले मैं थोड़ा सा बता दूं। हम आते हैं कि 3 से 4 के बीच में हम पाकिस्तानी आ जाते हैं, फिट्जपैट्रिक टाइप 3-4 के दरमियान आ जाते हैं। बाज फेयर होते हैं तो 2 की तरफ चले जाते हैं, बाज जो थोड़े से डार्क होते हैं वो 4-5 की तरफ चले जाते हैं। अब मसला ये है कि हमारे अंदर पिगमेंट मौजूद है। पिगमेंट होता क्या है? मेलानिन। मेलानिन ये छोटे छोटे अम्ब्रेलाज है, ये अल्लाह ताला ने, हमें नहीं पता, हमको अल्लाह का इतना शुक्र अदा करना चाहिए कि अंग्रेज मरते हैं इसके पीछे, उनको कैंसर हो जाता है, वो टैन नहीं होते, उनकी स्किन बर्न हो जाती है। हम जाते हैं, हमारे जो ही हम धूप में जाते हैं, हमारे अंदर से अम्ब्रेलास खुल जाते हैं सारे, हाँ, जो प्रोटेक्ट करते हैं स्किन को। बिल्कुल ऐसे ही है, कैंसर से प्रोटेक्ट करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब आपने घड़ी पहनी होगी, आपने देखा होगा जब आप घर वापस आते हैं या हाफ स्लीव्स की आपने पहनी, आप समझते हैं गाड़ी के अंदर है तो मुझे रेज नहीं आ रही, नहीं, वहां भी आ रही है। जब आप आते हैं तो आपके यहाँ पे बिल्कुल यहाँ से डार्क होता है। ये अल्लाह ताला ने एक प्रोटेक्टिव निज़ाम रखा हुआ है। दूसरी तो जब भी हमारी कोई ऐसी चीज़ होगी,
कोई ट्रिगर होगा तो मेलानिन की प्रोडक्शन ज्यादा होगी। आप समझ गए? जब मेलानिन, अच्छा इसमें ये होता है जब आप कह रहे हैं कि एक्सट्रीम कोल्ड हो गया, ट्रॉमा इज वन ऑफ द कॉज ऑफ पिगमेंटेशन। बात लोग नहीं करते कई एक जगह पे खुजा रहे होते या फला करते, उसकी वजह कोई चीज लग गई, हाँ कोई चीज लग गई, उसकी वजह से ट्रॉमा हो गया, उसकी वजह से डार्कनेस हो जाती है। हम लोग की उसके बड़े अच्छे तरीके हैं, उसके आप इन्फ्लेमेशन को भी कम कर सकते हैं, आप हाइपर पिगमेंटेशन को भी। जी लेजर से ही नहीं, और बहुत सारी चीजें, जी हाँ, बहुत अच्छा। काफी सारी चीजें हैं इसमें। इवन ऐसी क्रीम भी है जो यहाँ पे तो खैर अननेचुरल तरीके से करने की कोशिश। फिर दूसरी एक बात आपको बताऊं, देखिए इंसान के जो रबिंग एरियाज हैं, जो भी ऑफर्स के अंडर आर्म्स हैं, ग्रोइंस हैं, आपके निपल्स हैं, फला है, इस तरह के एरियाज ये होते हैं कि ये आम उसके मुकाबले में स्किन के मुकाबले में डार्क कलर के होते हैं। अगर आप चेस्ट को ले लें, चेस्ट के मुकाबले में आपके हाथ या फेस लोगों को आपने आप अगर देखें तो वो चूंकि वो एक्सपोज नहीं होते अल्ट्रा वायलेट रेज से, जो रेडिएशन होती है सनलाइट में और फला, तो वो उनको एक्सपोजर नहीं होती, तो वो ज्यादा स्किन प्रोटेक्टेड होती है बनिस्बत हमारे फेस के और हाथों के। जो एक्सपोज्ड है वो थोड़ी सी टैन हो जाती है। जहां पे जॉइंट्स होंगे, जहां पे जॉइंट्स होंगे, कहीं पे भी जॉइंट्स होंगे, आपके एल्बोज है, नीज हो गए, एल्बोज हो गए, आप उनको देख ले कि वो ज्यादा पिगमेंटेड होंगे, इसलिए कि वो रेगुलर वर्क कर रहे हैं, तो एक किस्म के माइक्रो ट्रॉमा हर वक्त चल रहा है वहां पे, इस वजह से। देखिए उसके हमारे पास बड़े अच्छे तरीके मौजूद हैं, वो हम पेशेंट टू पेशेंट तो नहीं कह सकता, क्लाइंट टू क्लाइंट वेरिएशन करता है कि किसके किस तरह है, उस लिहाज से हम एडवाइस करते हैं कि इनको क्या देना है। बिल्कुल ठीक है सर। आप जरा लास्टली आते हैं हेयर के ऊपर भी, ज़रा स्किन की हम बात तो करें, और हेयर लॉस का भी बड़ा एक मामला है जो कि फेस करना पड़ता है, और यंग एज में आज ज़्यादा फेस करना पड़ता है, तो छोटे एज में भी फेस करना पड़ता है। क्या वजह है? डाइट वजह है, जेनेटिक्स वजह है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स वजह है, क्या वजह है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, ठीक है जी। अब इसमें यह है कि फिर वही देखिए ना, कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, आया ओवर स्पीडिंग थी, आया उसकी मैकेनिक्स ख़राब थी, ब्रेक ख़राब थी, कोई दूसरे का कसूर था, मतलब देयर आर मल्टीपल रीजंस। इसी तरीके से हेयर के बारे में मल्टीपल रीजंस हैं, उसमें लोग एक सिंपल सी चीज़ को भूल जाते हैं। आपने माशाल्लाह आपकी नॉलेज को मैं सलाम करता हूँ, क्योंकि आप बहुत आपने अच्छा पॉइंट आउट किया। जेनेटिक्स, अब लोग मेरे पास आ जाते हैं, मेल पैटर्न एंड फीमेल पैटर्न बाल्डनेस होती है। अब वो जेनेटिक कहते हैं जी मेरे वालिद के तो नहीं है या मेरे फला के, अच्छा ये रिसेसिव एंड जो डोमिनेंट जीन्स होते हैं उनके ऊपर होते हैं, जरूरी नहीं है आपकी एक नस्ल में हो, एक नस्ल में बिल्कुल नहीं है, एक में रिसेसिव होगा, एक में डोमिनेंट हो जाए, उसमें एक में डोमिनेंट है, एक में डोमिनेंट हो जाता है, ठीक है जी। तो उसमें जेनेटिक एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जेनेटिक के बाद अगर हम देखें तो दूसरी चीज़, अब अगर मैं देखूं, आज आप मुझे पूछ रहे हैं क्या, तो हमारे केमिकल यूज़ और ये फला ये चीज़ें जी, शैम्पूज़ और ये मुख्तलिफ़ किस्म की इसमें इस तरह के केमिकल्स हैं, वो बहुत बड़ा कॉज है। तीसरी हमारी डाइट, जिस तरह राइटली आपने कहा, डाइट की वजह से बहुत ज़्यादा वो होता है। चौथी हमारी स्ट्रेस फैक्टर, फिर अगेन मैं आऊँगा, स्ट्रेस से बाल गिरते हैं। स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जो अगर हार्ट से लेके ना हम किसी भी चीज़ पे जाए, उसका असर हर चीज़ पे है। कुछ चीजें हमें नजर नहीं आ रही, लिवर पे या किडनी पे अगर उसका असर हो रहा है, सही है, वो हमें नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल ठीक है ना जी, लेकिन अंदर हो रहा है। स्किन का ये मसला है कि स्किन पे एकदम नजर आ जाता है, और अंदर का मसला भी बाहर नजर आएगा, नजर आ जाता है। सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन कुछ जगहों पे नहीं बल्कि कुछ केसेस में देखा गया कोविड के बाद भी बाल गिरे हैं जी, ये एक फैक्टर है सर, पोस्ट कोविड सिस्टम काफी डिस्टर्ब हुआ है ना। एब्सोल्युटली। अब फिर यही है कि हमने फिर जाना है, देखना है, हम जनरलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। हो सकता है उसके कोई फंगल इन्फेक्शन हो, ओके। बहुत सारे लोग पाकिस्तान में मैंने देखे, इवन उनकी विटिलिगो की तरह के साइन थे, ऐसे लगता था कि इनको वो नहीं होती वाइट से हो जाती है, तो मैंने उनको एंटी फंगल के साथ ट्रीट किया, और मैंने उनको कहा कि मैं आपको ट्रायल दूंगा, ये इसकी ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन मैंने कुछ ज़ाती तजर्बे की बुनियाद पे मैंने देखा है कि उससे ट्रीट हुए तो काफ़ी सारे। बल्कि अभी रिसेंटली एक बच्ची है, कोई 11-12 साल की बच्ची है, उनको लेकर आए थे, तो उन्होंने कहा कि जी तो सारा बिल्कुल इसको वो हो रहा है बदन में। जब मैंने देखा उसके पैचेस थे, मैंने कहा मैं आपको एक क्रीम देता हूँ, उसमें हल्की सी स्टेरॉयड है ताकि उसको थोड़ा सा वो करे, और दूसरी उसमें एंटी फंगल है। मैं कहा इसका एक ट्रायल देता हूँ, अगर ठीक हो गया तो ठीक, वरना फिर आपको वही हमने कहा कि यूवी रेज के जरिए वो करना होगा, ठीक है, बॉक्स में रखते हैं। जी।
और माशाल्लाह पहले ही हफ्ते उसने रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया और उसके दाग बिल्कुल ख़त्म हो गए। मतलब 2 हफ्ते में 1.5 हफ्ता हो गया तकरीबन, वो इतने खुश है। तो मैंने कहा इसको कंटिन्यू करो। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये तरीका इलाज चीप भी है जी, ये सस्ता भी है जो आप हाँ। ये सस्ता अच्छा, भी मैंने जो क्रीमें, मैं ये भी नहीं करता। एक और हमारी एक बहुत बड़ी बात है जिस पे लेजिस्लेशन होनी चाहिए कि मेडिकल कंपनियों वगैरह डॉक्टर्स को इतना ब्राइब करती हैं, उसके लिए आप महंगी से महंगी चीज़ें, तो ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ बहुत महंगी हो। मैं यहाँ पे कुछ शॉप्स पे गया हूँ, बड़ी बड़ी शॉप्स में बहुत महंगी चीज़ें थी। उनको जब मैंने इंग्रेडिएंट्स देखे, उसमें कोई भी इंग्रेडिएंट स्किन वाइटनिंग वाला था ही नहीं। सही। तो ये भी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम दें, और इस पर लेजिस्लेशन होनी चाहिए। यानी बात कि वहीं पर आके लिखा खत्म है हुई सर कि लेजिस्लेशन जो है ना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो हर मामले पर आकर हम ये रुक जाते हैं कि लेजिस्लेशन एक हमारी इखलाकी तौर पे, हम एक जिम्मेदारी मुसलमान भी हैं, हमारा इस्लामी फरीज़ा और हमारे इखलाकी फरीज़ा में ये होना चाहिए कि हम बेस्ट चीज़ दें। और ये 2 चीज़ें अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में एजुकेशन और हेल्थ को इंडस्ट्री बना दिया गया पैसे की। बिल्कुल ऐसे ये फ्री होना ये एक बहुत बड़ा मसला जिसकी निशानदेही आपने की सर। थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे आप, हमसे गुफ्तगू कर थे स्किन इश्यूज मोस्टली एंड देन थोड़ा सा हमने हेयर लॉस पर बात की। एक ब्रेक लेंगे, न्यूज़ ब्रेक लेंगे, हेडलाइंस के बाद दोबारा कंटिन्यू करते हैं प्रोग्राम को। स्टे विद अस। जन्नत बन जाए उनके लिए, यही हमारा ख्वाब है। हम उस मंसूबे की बुनियाद रखने जा रहे हैं जिसकी बदौलत मदीना से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू लेकर दमिश्क और बगदाद को मुअत्तर करते हुए वो खुशबूयात हर इस्तांबुल पहुंचेगी। अर्तुगरुल गाजी की तारीखी कामयाबी के बाद पीटीवी ला रहा है ऐसे सुल्तान की कहानी जिसे इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची लगन थी। उम्मते मुस्लिमा की तारीख का एक दरख्शां बाब, पाया तख्त सुल्तान अब्दुल हमीद उर्दू जबान में बुध से पीटीवी होम पर दिखाया जाएगा। कर रही हो? जी मैं हम लोग आगे। अच्छा चीज जरा आपको ये बता दें कि आज जरा आपको पता होगा कि पैनल्स क्या होते हैं, तो वहां पे जरा प्रोड्यूसर साहब की शिफ्टिंग चल रही थी, तो मेरे ख्याल से हम लोग भी उनसे कॉम्प्लीमेंट ले रहे थे और इसी चीज में मसरूफ थे। एनीवेज चलें जी, बढ़ते हैं आगे। ये तो हेडलाइंस 10 बजे की। अपने अगले मेहमान अगले मौजू की जानिब बढ़ जाते हैं और वो है ईच वन टीच वन। आज ज़रा हम बात करेंगे आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की भी। बात एक ऐसी तंजीम की जो कोशिश कर रही है कि जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, उसमें ज़ाहिर एक बड़ा मामला फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स का है। तो ऐसे बच्चे जो सिर्फ इस वजह से स्कूल नहीं जाते कि फ़ीस कौन देगा। अगर बच्चे किसी वजह से हम देखते हैं कि कुछ ऐसे इलाके हैं, कुछ ऐसी फैमिलीज़ हैं जहाँ पर कम उम्र में बच्चों को किसी जगह भेज दिया जाता है कि तुम कमा कर लाओ, तो वो बच्चा स्कूल जाए, पढ़े, क्योंकि उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम इस पर बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया अब्दुर्रहमान लोधी साहब ने, सोशल एक्टिविस्ट हैं, EOTO यानी ईच वन टीच वन फाउंडेशन के बानी है। मुल्क में वो बच्चे जो माली मसाइल की वजह से स्कूल नहीं जा सकते, उन बच्चों को ये माशाल्लाह स्कूल की तरफ लेकर आ रहे हैं। तो कैसे इनका ये सफ़र शुरू हुआ, कहाँ तक ये सफ़र पहुँचा है, कहाँ कहाँ ये फैल चुका है इनका नेटवर्क, इस पर बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अब्दुर्रहमान बड़े हाँ यंग से नजर आ रहे हैं आप, और माशाल्लाह मैं ये कहूँगी कहते हैं ना कि हमने बहुत सारे सीनियर्स को बहुत बड़े बड़े काम करते हुए देखा है, और ये काम भी किसी कार्य खैर से कम नहीं है। ये ख्याल, ये उम्मीद, ये जज्बा कब, कैसे और कहाँ से शुरू हुआ? बेसिकली इसका आगाज़ हुआ था 2014 में। स्टोरी कुछ इस तरह कि हम लोग 2014 में जब खान साहब धरनों पे तकरीर किया करते थे, तो वहाँ पे एक टैग लाइन वो यूज़ करते थे कि पाकिस्तान में 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। अब ये स्टैट्स जो है, ये स्टैटिस्टिक्स जो है, ये हमारे लिए बहुत शॉकिंग थी। तो मैं और मेरा दोस्त मनान लियाकत जो कि इस कॉज का फाउंडर है, उसके ज़हन में ये आइडिया है कि क्यों ना हम लोग इस कॉज पे काम करें, क्यों ना हम लोग बजाय इसके कि हम लोग ब्लेम करें किसी को, किसी और तरफ जाएं, क्यों ना हम लोग ऐसा इनिशिएटिव लें कि हम लोग ऐसे बच्चों को कि जो आउट ऑफ स्कूल हैं किसी भी रीज़न की वजह से, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज की वजह से, चाहे कोई भी रीज़न है, हम लोग ने इसके लिए इनिशिएटिव लेना है। तो इसका आगाज़ बाकायदा 2014 में हुआ था, और 2015 में हम लोगों ने
पहला स्कूल जो है वो गुजरात के ही एक गांव में, पसमानदा सा गांव है बुट्टर के नाम से, वहाँ पे हम लोगों ने इसका आगाज़ किया था 2015 में। और वहाँ पे कुछ आगाज़ इस तरह का हुआ था कि हम लोगों ने वहाँ पे जाके, एक कच्चा सा मकान था, वहाँ पे हम लोगों ने एक सेटअप लगा लिया और मस्जिद में जाके हम लोगों ने ऐलान कर दिया कि जो भी डिज़र्विंग बच्चे हैं वो हमारे पास आके फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। और विद इन डेज़ वहाँ पे हंड्रेड्स की तादाद में बच्चे आना शुरू हो गए थे। उस्ताद कहाँ से लाए थे? हम लोग खुद थे, क्योंकि हम लोगों ने खुद इनिशिएटिव लिया था। ऑल द वे फ्रॉम आवर होम एंड आवर यूनिवर्सिटी हम लोग जाया करते थे। 20-25 किलोमीटर का डिस्टेंस था, वो हम लोग ट्रैवल करके कभी बाइक पे कभी गाड़ी पे, इवन लोकल हम लोग जाया करते थे। वहाँ पे जाके उन बच्चों को हम लोग पढ़ाया करते थे। दैट वाज आवर फर्स्ट स्कूल जिसका हमने आगाज 2015 में किया था। एग्जैक्टली, बुट्टर गांव, जो कि गुजरात के एक पसमानदा सा इलाके में। ये अच्छी बात है कि आपने उस इलाके का इंतखाब किया जहाँ से ज़्यादा ज़रूरत थी। एग्जैक्टली। उसके बाद हम लोग आए थे 2017 में ऐसे बच्चों की तरफ जो कि हमें सड़कों पे कचरा उठाते, भीख मांगते, कूड़ा उठाते दिखाई देते हैं। स्ट्रीट चिल्ड्रन। एग्जैक्टली, स्ट्रीट चिल्ड्रन। हम लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना ऐसे बच्चे जिनको हम लोग ऐसी जिम्मेदारी समझते हैं कि 5-10 रुपए दे के हम लोग समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी पूरी होगी, तो हमने उन बच्चों को टारगेट करना शुरू किया। सड़कों पे कोई भी हमें कोई भीख मांगता दिखाई देता था, कोई बूट पॉलिश करने वाला, सड़कों पे कोई चीज़ें बेचते दिखाई देते थे। आप लोग देखते होंगे टिश्यू पेपर कुछ बेच रहा होता है, कोई मिसवाक बेच रहा होता है, उनको पकड़ पकड़ के हम लोगों ने अपने स्कूल के अंदर लेके आना शुरू किया। जब आप उन बच्चों को पकड़ के स्कूल ले जाते थे, क्योंकि जरा ये हमने देखा ना कि पूरी पूरी फैमिलीज होती हैं जो मांग रही होती हैं, और अगर आपने किसी बच्चे को कहा कि आओ तुम्हें स्कूल लेके जाऊं, तो वो फैमिली वाले दीवार बन जाते हैं कि आप नहीं लेके जाएंगे। ऐसे में कुछ वक्त ऐसे भी आए हैं, माफियाज भी लोकेट हुए हैं, तो आपने क्या देखा? बिल्कुल, हम लोगों ने इस तरह के बहुत बैरियर हमने फेस किए थे, क्योंकि इन बच्चों को तो ग्रैब करना हम लोग कर सकते थे, बट इनके पेरेंट्स को ग्रैब करना, इनके पेरेंट्स को कन्विंस करना, क्योंकि वो ऐसे बैकग्राउंड से थे जिनमें शऊर की बहुत कमी थी। कन्विंस पेरेंट्स को ही करना पड़ता था? स्टार्ट में तो बच्चों को करना पड़ता था, देन फिर जब वो बच्चे रेगुलर हो जाते थे, फिर उनके पेरेंट्स को जब आइडिया होता था कि शाम को तो ये हमारे पास पढ़ने आते। एक्चुअली हमारा स्कूल जो है वो शाम को होता है, दिन के टाइम ये अपने काम करते हैं, जो भी कचरा उठाना या कूड़ा उठाना या इवन भीख मांगने वाले भी, शाम को वो हमारे पास 4 बजे से लेके 6-7 बजे तक जो हमारा पर्टिकुलर टाइम है, वहाँ पे हमारा एक ओपन स्पेस में स्कूल है, नॉट जस्ट के इन अ बिल्डिंग। कहाँ पे? गुजरात में जो हमारा दूसरा स्कूल हमने आगाज किया था वो था स्ट्रीट स्कूल, जो कि गुजरात का स्टेडियम है, ज़हूर इलाही स्टेडियम, उसकी पार्किंग में हम लोगों ने स्टार्ट किया था। हम लोगों ने इस एक्सक्यूज को ही छोड़ दिया था कि हमें बड़ी कोई बिल्डिंग चाहिए, इसके लिए बहुत स्पेस चाहिए। हमने जस्ट एक पार्किंग लॉट हमने चूज की, वहाँ पे हमने कुछ चेयर एंड टेबल्स हमने वहाँ पे पढ़ाना शुरू कर दिया। अच्छा अब्दुर्रहमान, ये बताइएगा क्या इन बच्चों को प्राइमरी तक की तालीम दी जा रही है कि वो बुनियादी तौर पर जान सकें, कि कुछ अल्फाबेट्स पढ़ सके, गिनती मुकम्मल उन्हें आ सके? क्योंकि मुझे पता है ना कि मेरे घर में भी एक मेड आती है, उस बेचारी को शायद नहीं, ये भी नहीं पता होता कि मतलब ये 100 कितने हैं, 5000 कितने हैं, लिखना कैसे है या बोलना क्या, या बाद इसमें से कितने कम हो जाएंगे। मैंने ऐसे भी देखे हैं लोग। एग्जैक्टली ये वो बच्चे हैं जिनको ये कभी भी स्कूल नहीं गए, तो इनको बेसिक लेवल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब बेसिक लेवल से स्टार्ट करने के बाद 1 साल की मेहनत के बाद जब ये इस काबिल हो जाते हैं कि इनको किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में हम लोग प्रमोट कर सकते हो, तो हम लोग इनको आगे प्राइवेट स्कूल्स में प्रमोट करते हैं। हमारे पास इन टोटल अभी तक तादाद जो है वो 300 प्लस है, जो कि हमारे 3 स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। एक बुटर में, एक गुजरात का पार्किंग में, और तीसरा इस्लामाबाद में रावल टाउन में हमारा, वो भी बाहर ही एग्जैक्टली पार्किंग लॉट में। एग्जैक्टली वहाँ पे शाम को तालीम हासिल करते हैं बच्चे। अब जो आपने बात की कि बच्चे जब तालीम हासिल करते हैं प्राइवेट स्कूल में पहुंचाते हैं उनको, तो उसकी फीस फिर कौन देता है? एक्चुअली हमने डे 1 से इस पूरे आइडिया को एक इनिशिएटिव के साथ जोड़ा था जिसका नाम था बेक एंड सेल। अब बेक एंड सेल क्या है कि हम डिफरेंट यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेजेस में जाके एक कैंपेन करते हैं, घर से चीज़ें बना के लेके जाते हैं। लाइक मैं कभी सैंडविचेस ले गया, कभी बिरयानी ले गया, कभी कुछ। हमारा एक ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स हैं, हम लोग घरों से चीज़ें बना के लेके जाके उस यूनिवर्सिटी में एक इकोनॉमिकल कॉस्ट पे हम लोग सेल आउट करते हैं, और उससे जो इनकम जनरेट होती है वो हम इन बच्चों पे सर्व करते हैं। अच्छा। ताकि हमें किसी पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। वही बच्चे जब प्राइवेट स्कूल जा रहे हैं, एग्जैक्टली, तो उनकी फीस फिर आप दे रहे हैं? एग्जैक्टली, हम अपने एंड से ये सारा इनका अफोर्ड करते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो हमारा स्ट्रीट स्कूल गुजरात जो कि 2017 में बना था, लास्ट ईयर उसको हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया था एक कंटेनर स्कूल के अंदर। अच्छा। पाकिस्तान फर्स्ट एवर स्ट्रीट कंटेनर स्कूल, जहाँ पे एक आप यूनिवर्सिटी की जो क्लासरूम में जो आसाइशें देखते हैं
वो कंप्लीट वहाँ पे हम लोगों ने इन बच्चों के लिए प्रोवाइड की गई हैं कि जो मौसम की सख्ती को देखते हुए फैसला किया गया कंटेनर आएगा। नहीं, एक्चुअली हमारा प्लान ये था कि ये खान साहब के कंटेनर से मुतासिर हो गए थे क्योंकि उनकी स्पीच से तो आप मुतासिर हुए ही। एग्जैक्टली ऑब्वियसली मोटिवेशन हमें खान साहब की तरफ से मिली थी। तो बेसिकली हमारा एम ये था कि इन बच्चों में क्या ऐसी कमी है कि ये बच्चे जो कि हम लोग इतना ऐसी जगहों से आए हैं, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ के आए हैं जो सारी फैसिलिटीज़ हमने देखी हैं, हम उससे गुजरे हैं, तो वाई नॉट कि इन बच्चों को भी हम लोग वो चीज़ प्रोवाइड करें। तो हमने वहाँ पे प्रोजेक्टर डिज़ाइन किए, प्रोजेक्टर लगाए, IT लैब, ऑनलाइन क्लासरूम वहाँ पे मौजूद है, एक फुली फर्निश्ड क्लासरूम एयर कंडीशन के साथ इन बच्चों को हम लोग वहाँ पे पढ़ाते हैं। ऑनलाइन क्लास से क्या मुराद थी? ऑनलाइन क्लास ये कि कोई भी डिफरेंट सिटी से, कोई लाइक गुजरात के कोई आउट ऑफ सिटी है तो वो वहाँ पे पढ़ा सकता है थ्रू ऑनलाइन, यानी कि ये फैसिलिटी टीचर के लिए। एग्जैक्टली। अच्छा, डिफरेंट वॉलंटियर्स तो के कोई लिए। अगर वॉलंटियर आपके साथ अटैच होना चाहता है हमारा सेगमेंट देखते हुए, तो हाउ टू कांटेक्ट यू? हमारा पेज है EOTU फाउंडेशन के नाम से फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे भी हमारा पेज है और हमारी वेबसाइट है eotufoundation.com के नाम से। और कोई भी हमें कांटेक्ट कर सकता है थ्रू आवर सोशल मीडिया और इसका पार्ट बन सकता है और आके वॉलंटरीली आके पढ़ा सकता है। अच्छा, एक लास्ट में सिर्फ एक क्वेश्चन आपसे बस लेना चाह रही हूँ, ये वो बच्चे जो कि हम देखते हैं कि कभी कूड़ा करकट चुन रहे होते हैं, कभी किसी और रूप में हमें नहीं देखते हैं, इन बच्चों की जो जहनी कैपेसिटी है अब्दुर्रहमान, वो कितनी आपको नजर आती है? बहुत बेहतरीन आपने क्वेश्चन किया क्योंकि हमारे पास ऐसी सक्सेस स्टोरीज हैं इन बच्चों की। एक बच्चे को हमने ऑलमोस्ट 7-8 मंथ्स हमने ट्रेन किया, वो बच्चा कूड़ा उठाता था, उसको हमने आगे फिर प्राइवेट स्कूल में प्रमोट किया एंड ही मेड ए ड्रोन देयर अपने क्लासमेट्स के साथ। यानी कि इतना टैलेंट हमारा सड़कों पे वेस्ट हो रहा है। ऐसे बच्चे जो कि सड़कों पे आपको ऐसे दिखाई देते हैं, उनमें एनफ टैलेंट मौजूद है और ये हमने चैनलाइज करने की जरूरत है, एक डायरेक्शन प्लेटफॉर्म देने की जरूरत है, डायरेक्शन देने की जरूरत है। वेरी राइटली, जबरदस्त, थैंक यू सो मच। आप साथ मौजूद थे और गुफ्तगू कर थे। किसी भी कैपेसिटी में अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं, उन्होंने बता दिया, अपनी वेबसाइट से मुतालिक भी आप वहां जाकर उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं। छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे और मौजू के साथ रहिए। क्या आपको पता है पिछले 20 सालों में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 18% सालाना रहा है, यानी कि बाकी ऑप्शंस जैसे कि बैंक, गोल्ड, रियल एस्टेट और डॉलर से काफ़ी बेहतर। अब आप KSB की K-Trade ऐप से घर बैठे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए www.ksb.com पर जाएं और ओपन अकाउंट पर क्लिक करें। ऑनलाइन फॉर्म में डिटेल्स जैसे कि नाम, एड्रेस, ईमेल और KYC डॉक्यूमेंट्स जैसे कि NIC की कॉपी, प्रूफ ऑफ फंड्स और बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें। अब बस K-Trade अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें और स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की बेस्ट कंपनीज में बआसानी इन्वेस्ट करें। K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। पाक चीन दोस्ती की शानदार रिवायात का एक और सुनहरी बाब, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कामयाब दौरा चीन। दोनों मुल्कों की आला क़यादत का खित्ते में इस्तेहकाम और मुश्तरका इक़्तिसादी अहदाफ के हसूल के लिए भरपूर अज़्म का इजहार। टेक्सटाइल, ज़राअत और IT समेत मुताद्दिद शोबों में ताउन बढ़ाने समेत CPEC फेज 2 तेज करने पर इत्तफाक। इक़्तिसादी जोन्स में चीनी कंपनियों की मुंतकिली, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में नई आसानियों के साथ सरमायाकारी के मुआहदों पर दस्तखत, दो तरफा बाहमी एतमाद का तारीखी मजहर। आलमी और इलाकाई सतह पर मुश्तरका मुस्तकबिल की तरफ गामज़न। पाक चीन दोस्ती के 70 साल।
जी वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहती हैं। अक्सर मेरे भी मुझसे सवाल पूछते हैं, क्या करना है मैंने तुम्हारा, बताओ मुझे, कब तुमने रजामंदी इख्तियार कर ली है, कहीं ढूंढूं कहीं देखूं। तो मैं कहती हूँ अम्मी अभी वो टाइम नहीं आया, मम्मा मुझे थोड़ा टाइम लेने दें। और फिर वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम्हें शायद हमारी पसंद समझ ना आए, तो अगर तुम्हारी नजर में कोई है तो हमें बता दो। ये अक्सर उनके सवाल होते हैं। शायद मैंने बता दिया हो। अच्छा, बता दिया। हाँ मैंने नहीं बताया। नहीं बताया आज ऑन एयर बता उसी हाँ उसी का कुछ बंदोबस्त हम लोग करने लगे। और दूसरा हम लोग ये भी देखेंगे कि ना अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि ये तो क्वेश्चंस अम्मी पूछ रही होती हैं। अच्छा लड़कों की माएँ भी सवाल करते हैं, वो ये पूछ रही हैं कि भाई तुम्हें लड़की कैसी चाहिए, क्या तुम्हें ऐसी लड़की चाहिए जो जॉब करने वाली हो। कभी वो ये सवाल करती है अच्छा ये बता दो नए नक्श कैसे हो, तुम्हें क्या फेयर लड़कियां पसंद है। अम्मियों के सवाल अमूमन लड़कों से भी होते हैं। अच्छा, मैं तो सोचता हूँ कि माओ को तो सब पता होता है, माएँ नहीं सवाल पूछती। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, माओ को औलाद का पता होता है, चाहे वो लड़के चाहे लड़का, इसे कैसा लाइफ पार्टनर पसंद होगा, कैसा लाइफ पार्टनर इसके लिए बेहतर होगा। माँ से बेहतर नहीं पता, लेकिन पूछती फिर भी पूछती जरूर है। और अब तो ये बहुत ज्यादा ट्रेंड हो गया, क्योंकि हमने ये देखा है कि महंगाई का दौर है, डेफिनेटली ऐसा है। और अब एक बंदे की जो इनकम है उससे पूरा घर नहीं सर्वाइव कर पा रहा होता, तो अमूमन खवातीन जो है अपने बच्चों से पूछ लेती हैं कि भी कि क्या तुम्हें ऐसी कोई खातून चाहिए, बीवी चाहिए कि जो जॉब होल्डर हो। बट एनीवेज बहुत सारे सवाल है, इसलिए आज हमने मैच मेकर मिसेस ख्वाजा को बुलाया है, जो कि सोशल मीडिया पर भी खासा अपना नाम रखती हैं और बहुत पहले कुछ कर भी रही हैं। मैम की तरफ जाएं, मैं मुझे कराची प्लीज ले जाना दीजिएगा। उस्मान डार साहब और हलीम आदिल शेख साहब इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, बराह रास्त आपको लिए चलते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का कामयाब जवान प्रोग्राम जो ख़ास तौर पे पाकिस्तान के नौजवानों के लिए शुरू किया गया, उन नौजवानों के लिए शुरू किया गया जिनके पास स्किल्स थी, जिनके पास टैलेंट था, जिनके पास कारोबार शुरू करने का तजुर्बा था। उसी सिलसिले में, उसी प्रोग्राम के सिलसिले में मैं कराची आया हूँ एक हफ़्ते के लिए, और मैं सिंध के नौजवानों के साथ, मीडिया के साथ कुछ अदाद-ओ-शुमार शेयर करना चाहता हूँ। और देखिए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने हमेशा पाकिस्तान के नौजवानों को पाकिस्तान का कीमती एहसासा कहा, और ये हाल ही कोई जलसे, जुलूसों या तकरीरों की हद तक नहीं था। इक़्तिदार में आते ही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने वफाक से ये ज़िम्मेदारी तो 18वीं तरमीम के बाद सूबों की है, यूथ डेवलपमेंट की, यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्रीज़ डिवॉल्व सब्जेक्ट है। और मैं ये भी समझता हूँ कि 18वीं तरमीम का जहाँ और बहुत सारी वजारतों में या और बहुत सारे इदारों में नुकसान पहुँचा है, ये भी मैं समझता हूँ पाकिस्तान के नौजवानों को जो बंदर बांट की गई 18वीं तरमीम के बाद, और फिर आपके सामने ही सूबों का हाल है, उस पर तो हम बाद में बात करते हैं। तो वफाक से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने नौजवानों के साथ पाकिस्तान के अपनी कमिटमेंट पूरी की, और वो कामयाब जवान प्रोग्राम की शक्ल में तकरीबन आप कह सकते हैं कि 150 अरब रुपए का पैकेज पाकिस्तान के नौजवानों को दिया गया तकरीबन 2 साल कबल। और आप सब जानते हैं 2020 जब ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया, कोरोना पेंडेमिक की वजह से पूरे पाकिस्तान में, दुनिया भर में मुआशी मुश्किलात का सामना था, और यही वजह थी कि 2020 में बड़ी तेज़ी से हम लोग कामयाब जवान प्रोग्राम पे काम नहीं कर सके। कारोबारी लोन थे, कर्ज़े थे, बैंक्स भी उस तरह काम नहीं कर रहे थे। जिन लोगों के कर्ज़े मंजूर किए गए वो भी कर्ज़ लेने के लिए तैयार नहीं थे, मुआशी हालात को मद्देनज़र रखते हुए। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के मुआशी इशारिये आपके सामने हैं, 5.37 GDP ग्रोथ इंशाल्लाह ताला आपके सामने, और आगे भी इंशाल्लाह ऊपर जाएगी। अब तक के पूरे पाकिस्तान में 100 अरब रुपए जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने रखे थे पाकिस्तान के नौजवानों के लिए, उसमें से तकरीबन 32 अरब रुपए पूरे पाकिस्तान में नौजवानों में तकसीम किए जा चुके हैं, और तकरीबन आप कह सकते हैं 22,000 के करीब कारोबार लगाए गए, जिसमें से मुझे खुशी है 15,000 ऐसे कारोबार थे, छोटे बड़े दरमियाने, जो स्टार्टअप्स थे, जो पहली दफ़ा लगाए गए। उस 32 अरब में से सिंध में 5 अरब से ज़ायद की रकम तकसीम की गई, और उसमें से भी 3 अरब रुपए कराची के नौजवानों में तकसीम किए गए। और इसी सिलसिले में मैं यहाँ आया हूँ, और पूरा एक हफ़्ता इंशाल्लाह ताला हम एक्टिविटीज़ करेंगे कराची में। पहले फ़ेज़ में हम कराची में एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, और हमारे अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख साहब के साथ जैसे तय पाया है, दूसरे फ़ेज़ में हम सिंध के बाकी अज़ला में भी इंशाल्लाह ताला जाएंगे,
और वहाँ भी जो कामयाब जवान प्रोग्राम से सिंध के नौजवान कामयाब हुए हैं उनमें चेक भी तकसीम किए जाएंगे, स्कॉलरशिप्स भी तकसीम किए जाएंगी, और जो कामयाब जवान के दीगर प्रोग्राम्स हैं उसको भी इंशाल्लाह ताला हम सिंध भर में लेके जाएंगे। मैं आज से 2 साल कबल जब इस प्रोग्राम का लॉन्च हुआ कराची में भी आया था। सिंध के नौजवानों से हमने वादा भी किया था, वफाक, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और हमारी सिंध की लीडरशिप किसी सतह पर भी सिंध के नौजवानों को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। और उसकी वाज़िया दलील ये है कि कामयाब जवान स्किल्स फॉर ऑल प्रोग्राम, जिसमें हम पाकिस्तान के नौजवानों को स्किल स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं अरबों रुपए की, उसमें सिंध को सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप्स दी गई हैं उस प्रोग्राम में। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने या हमने ये नहीं देखा कि सिंध में हमारी हुकूमत नहीं है तो सिंध के नौजवानों को तीसरे या चौथे नंबर पे स्कॉलरशिप्स मिलनी चाहिए। और मुझे दिली खुशी है कामयाब जवान स्किल्स फॉर ऑल में सिंध लीड कर रहा है। सिंध के नौजवानों को सबसे ज़्यादा तकरीबन 1.5 अरब रुपए की स्कॉलरशिप्स दी गई। हाई टेक स्कॉलरशिप्स थी, कन्वेंशनल स्कॉलरशिप्स थी स्किल सेट हासिल करने के लिए। और इसी तरह कर्ज़ों के मामलात में जो तकरीबन मैंने आपको कहा कि 5 अरब से ज़ायद के कर्ज़े हमने दिए हैं, उसमें भी सिंध दूसरे नंबर पे है। चूँकि पंजाब की आबादी ज़्यादा है, पंजाब से हमें एप्लीकेशन ज़्यादा आई थी, इसलिए कर्ज़ों के मामलात में पंजाब लीड कर रहा है। लेकिन मेरा ये भी वादा है सिंध के नौजवानों से, एक अपोजिशन लीडर अलीम आदल शेख साहब एक तो हमेशा सिंध के नौजवानों की बड़ी ज़बरदस्त तर्जमानी करते हैं, मेरे साथ लड़ते झगड़ते भी हैं जी कि सिंध के नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा कारोबार शुरू करने के लिए सॉफ्ट लोन्स मिलने चाहिए, स्कॉलरशिप्स मिलनी चाहिए, जो स्पोर्ट्स के इनिशिएटिव्स हैं उनको भी आगे लेके बढ़ना चाहिए। तो मेरा ये वादा है सिंध के नौजवानों से, इंशाअल्लाह ताला इस साल हमारी पूरी कोशिश है तकरीबन मज़ीद 10 अरब रुपए हम इंशाअल्लाह ताला सिंध के नौजवानों में तकसीम करेंगे। 10 अरब रुपए सिंध के नौजवानों में तकसीम करेंगे। उस्मान डार वज़ीर-ए-आज़म मुआविन खुसूसी बराए उमूर नौजवानान इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पंजाब से मुतालिक उन्होंने कहा कि चूँकि वहाँ पे दरख्वास्तें ज़्यादा आई थी इसलिए वहाँ पर ज़्यादा कर्जे फराम किए गए हैं। वापस आते हैं जनाब अपने मौजू की जानिब। आपने तो उसको बड़ा अच्छा एलेब्रेट किया ज़रिए आप, चूँकि हम बात आज कर रहे हैं रिश्तों से मुताल्लिक, हम बात कर रहे हैं कि क्या रिश्ता कल्चर तब्दील हुआ है कि या आज भी 10 साल 20 साल पुराना जो एक सेटअप या एक माहौल था वही हमें आज भी नज़र आता है। तो इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया मिसेस खाजा ने, माशाल्लाह बड़ा एक तवील इनका तजुर्बा है मैरिज कंसल्टेंसी में, वैसे टिकटॉक पे भी खासी एक्टिव हैं, उस पर भी इनकी काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगा कि फॉलोइंग। आज शो में हमें ज्वाइन किया उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल खैरियत। बुनियादी सवाल, क्या रिश्ता कल्चर पाकिस्तान का तब्दील हो रहा है, हुआ है या कि नहीं हुआ? काफ़ी हद तक हो चुका है। जैसे मुझे माशाल्लाह इतने साल हो गया करते हुए, उस वक्त जो टाइम था लोगों की रिक्वायरमेंट होती थी अभी टोटली डिफरेंट हो गई। उस टाइम पे मतलब बड़ी आसानी से और बल्कि जल्दी रिश्ते हो जाते थे। अभी आजकल ये होता है कि किसी को भी कोई प्रपोजल रेफ़र करें, सबसे पहले उनका प्रोफाइल भेज दें, उनका पिक्चर भेज दें, पिक्चर्स दे के लोग घर बैठे बैठे उसको यस या नो करने की कोशिश करते हैं। जबकि मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक जैसे पहले लोग हमारे पास आते थे, उनकी डिटेल रिक्वायरमेंट्स लेके हम अपने तौर पे उन्हें सजेस्ट करते थे कि ये फैमिलीज ये बच्चियाँ बच्चे आपके लिए सूटेबल है, आप देखें, विजिट करें। अब उस तरह लोग नहीं करते हैं, जिसकी वजह से मजीद डिले और प्रॉब्लम्स होती हैं। अच्छा मिसेस खाजा, लेकिन इसमें आपको ये नहीं लगता कि एक बेहतरी का पहलू हम इस तरह से भी दे सकते हैं, आप घर जाके किसी की बच्ची को एक रिजेक्शन का आंसर देकर आ रहे हैं, बजाय इसके कि अगर वो मामला या वो तस्वीर आपने पहले देख ली ताकि उस बच्ची की भी दिल आजारी ना हो? देखिए मैं एक बात बताऊं आपको खुद पता है कि पिक्चर्स में आजकल कितने फिल्टर्स होते हैं, कितने एडिट्स होते हैं। ये बात आप टोटली, क्योंकि मैंने खुद बच्चियों को पर्सनली जब देखा होता है और उनकी पिक्चर्स देखती हूँ, बहुत फर्क होता है। बड़ी अच्छी प्यारी खूबसूरत बच्ची की भी पिक्चर्स समटाइम्स उस तरह नहीं आती हैं, फोटोजेनिक नहीं होती हैं, और कुछ एवरेज बिल्कुल नॉर्मल बिलो एवरेज बल्कि, लेकिन इतनी फोटोशॉप और इतनी पिक्चर्स होती हैं कि बंदा कहता है कि यहाँ ही चला जाए। इसलिए जो आपने खुद देखा होता है, पर्सनली देखा होता है, उसकी बात और होती है। और इसमें शायद आप ये भी कहना चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ शक्ल की बुनियाद पर रिश्ता रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं बताऊं आजकल हर किसी का सबसे पहले लड़की तो खूबसूरत हो, टॉल हो, फेयर हो, स्लिम हो,
एजुकेशन भी अच्छी हो, प्रोफेशनल एजुकेशन हो, सबसे टॉप पे जो हॉट केक जिसको कहते हैं डॉक्टर्स का है। नहीं, लेकिन ये मामला इसी तरह से है कि ये जो डिमांड्स है अभी भी लड़के वालों की ही ज्यादा है या लड़की वालों की भी? नहीं, आजकल लड़की वाले भी बहुत फंसी, बहुत पिकी हो गए हैं। मतलब जिनकी बच्चियां अच्छी हैं या बच्चियां लुक्स में अच्छी हैं, फैमिलीज अच्छी हैं, वो भी इतने प्रपोजल्स को रिजेक्ट करती हैं कि मतलब उनको कहना पड़ता है कि भाई कहीं तो आप देख ले, फाइनल कर ले। और अभी जैसे कि आपने जिक्र किया कि जो डॉक्टर्स हैं वो टॉप नॉच हैं इस वक्त, खवातीन में या लड़कों में भी? लड़कों में भी और फैमिलीज में भी, बिकॉज डॉक्टर्स की हालांकि लाइफ बहुत मुश्किल होती है, उनकी अर्निंग भी अदर देन जैसे प्रोफेशन है उनसे कम होती है, बट डॉक्टर लड़की होना आजकल एक स्टेटस सिंबल है। मतलब जी आपकी बहू क्या है जी, डॉक्टर है जी, आपकी वाइफ क्या करती है, डॉक्टर है, ये स्टेटस सिंबल बन गया। उसमें क्या ये मामला होता है मिसेस ख्वाजा के लड़के वाले पहले से कहते हैं कि चाहिए तो डॉक्टर बहू लेकिन जॉब नहीं करवानी? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, डॉक्टर ही चाहिए और जॉब भी करेगा। ये एटलीस्ट मामला अच्छा है, बदला कि उसमें हमारी सही साहब ने ट्वीट किया, बट मोस्ट प्रोबब्ली उस तरह फैसिलिटेट नहीं कर सकते जिस तरह डॉक्टर लड़कियों की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। देखिए डॉक्टर ने आगे पढ़ना भी है, जब तक वो अपनी फील्ड में इंटरेस्ट नहीं रहती, आगे पढ़ती नहीं है, उनका कोई फ्यूचर कोई कुछ नहीं है। सी लड़कियों को फिर अगर आप डॉक्टर लड़की लेके जा रहे हैं तो उसे फैसिलिटेट भी करें कि आपने उसे पढ़ने का टाइम भी देना है। अगर वो फैमिली में या घर में आपको प्रॉपर टाइम नहीं दे रही या घर के कामों में आपको हेल्प नहीं कर रही तो उस पर आपको उन्हें कबूल करना होगा इन चीज़ों के साथ। मिसेस ख्वाजा, इसमें दो जरा सवाल मैं आपसे बैक टू बैक इसलिए पूछना चाह रही हूँ ताकि आप जवाब मुझे क्योंकि डिटेल में दे दें। एक तो ये तो लड़कियां और लड़के आगे जिनका डॉक्टर में ज़्यादा डिमांड है रिश्ते की, इसके अलावा मजीद और कौन से 2-3 ऐसे शोबे हैं जिनको ज़्यादा प्रायोरिटाइज रखा जाता? और एक मिथ है अभी भी, हम वो खवातीन, बच्चियाँ, लड़कियाँ जो कि मीडिया से वाबस्ता हैं, क्या उनके बारे में आज भी माशरे की ज़हनियत वही है कि अगर वो टीवी पर काम करे ये वो तो आपने रिश्ता नहीं करना? जी जी, ऐसा ही है, ये चीज़ें बिल्कुल है। अच्छा। और सेकेंडली डॉक्टर्स के बाद इंजीनियर्स वगैरह कहा जाता है, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, एक लॉयर्स के लिए लोग बिल्कुल एग्री नहीं होते, नहीं करते और पुलिस वगैरह या इस तरह की वो प्रोफेशन में हो लॉयर्स में भी लड़की लड़का दोनों, लड़की लड़का दोनों, लड़की लड़का दोनों से भागते हैं। बट मजे की बात कई लॉयर्स का भी करवा दी है हमने। ये तो आपके ऊपर क्रेडिट है फिर। बिल्कुल ऐसा ही है। वैसे आपने जितने रिश्ते कराए हैं मिसेस ख्वाजा, तनासुब क्या रहा उसके बाद शादी चलने का? अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह, हमारा फैमिली से बाद में भी टर्म रहते हैं, क्योंकि एक बच्चे का होता है, दूसरे बच्चे के लिए आते हैं, तीसरे बच्चे के लिए आते हैं, ज़्यादातर हमारा फैमिलीज के साथ लिंक रहता है, तो अल्लाह का शुक्र है काफ़ी अच्छे रहते हैं। लेकिन समटाइम्स ब्रेकअप भी हो जाता है उनका, कुछ फैमिलीज का बाद में नहीं बन पाती, साल बाद 2 साल बाद। फिर आपको तो नहीं मुर्दे इल्जाम ठहराया जाता? नहीं, मुर्दे इल्जाम बिल्कुल नहीं ठहराते, बल्कि दोबारा मेरे पास ही आते हैं कि आपने तो अपनी तरफ से बहुत अच्छा किया, लेकिन अल्लाह की तरफ से मैच नहीं था। जाहिर देखिए अगर किसी की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती या कोई ऐसा रीजन या कुछ बन जाता है तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। वो तो आपने ऑब्जर्व क्या किया इसमें, ये जो सिर्फ इस मामले में नहीं कि रिश्ता आपने कराया तो खत्म हो गया, जनरली क्योंकि ज़ाहिर है आपका लोगों से कांटेक्ट होता है, ये जो रिश्ते आजकल नहीं चल रहे, जो तलाकों की शरह बढ़ रही है, जो ब्रेकअप्स बढ़ रहे हैं, निकाह हुआ मंगनी हुई टूट गया, रुखसती हुई तो चंद दिन बाद तलाक, ये मामला क्यों इस तरफ जा रहे हैं? गलती कहाँ पर हो रही है? देखिए मैं एक बात बताऊं, रिश्ते का सक्सेसफुल होना ना सक्सेसफुल होना इसमें वही कहते हैं ना कि इट इज़ जस्ट गैम्बल। आप अपने सगे बहन भाइयों के घर, सगे रिश्तेदारों के घर आप करते हैं, फैमिली का पता होता है, बच्चों का पता होता है, आपके सामने बड़े होते हैं, आपके हाथों में पैदा होते हैं, वहाँ पे भी नहीं बनना हो तो कुछ नहीं कर सकता। हमारे थ्रू बाज़ औक़ात अननोन गैर लोगों में भी रिश्ता होता है, एक हफ्ते 1 महीने के अंदर शादियाँ होती हैं, वो भी बहुत सक्सेसफुल रहती हैं। इसलिए इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता कि अगर आपके रिश्तेदार हैं तो वो मतलब सक्सेसफुल रहेगा, गैर हैं तो नहीं रहेगा, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है। अच्छा कुछ ये भी बताइए कि बाज़ों का जैसे आपने कहा ना कि कुछ चीज़ें आपकी कोशिश होती है कि आप जाकर विजिट करें और बेटी को देखें या बेटे को देखें ताकि जो वहाँ पे रहते हुए तहफ़्फ़ुज़ात है वो ख़त्म हो जाए। कभी ऐसा मामला हुआ कि आपने कोशिश की हो कि ये मामला मैं खुद ही पी जाऊँ, वहाँ पे पता ना चले, ये ना कि होता हुआ था रिश्ता बेटी का? बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए जब लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, समटाइम्स ऐसा मौका आता है कि वो डायरेक्ट उनसे बात नहीं कर सकते, कुछ पूछना चाह रहे हैं या कोई बात कहना चाह रहे हैं, देन फिर वो हमें कॉन्फिडेंस में लेके कहते हैं कि ये बात उनसे पूछें, ज़रा ये पता करके बता दें, तो हम इनके बीच में लिंक करके जो भी उन्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है हम उन्हें बता देते हैं। क्योंकि ऐसे मामला हमने देखे हैं कि कुछ चीज़ें होती हैं जो जेनेटिक्स में होते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर अगर माँ को है तो ज़रा चांस होता है कि बेटी को होगा, और ऐसे मामले में फिर फैमिलीज छुपाती हैं, तो ये ज़रा छुपाना शायद इसलिए भी थोड़ा अहम हो जाता है कि बच्ची का तो कोई कसूर नहीं है, चांस वैसे ही बहुत कम है। बिल्कुल, ऐसे मामला में फिर आपका रोल क्या होता है? अच्छा मैं एक बात कहूँ, बल्कि हमारे फॉर्म पे बल्कि क्लियर लिखा हुआ है, एनी मेडिकल इलनेस, एनी कोई इस तरह की प्रॉब्लम वगैरह
मोस्टली कुछ लोगों के जैसे अगर किसी को डायबिटीज़ है या किसी का कोई ऑपरेट हुआ है, कुछ बच्चियाँ या बच्चे इस तरह आते हैं जिनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ हुआ है या कुछ ऐसी डिजीजेज हैं, बता देते हैं। अच्छा एक और बात बताऊँ मैं, मेरे पास अल्लाह का शुक्र है जिस तरह की जेंट्री, एजुकेटेड जेंट्री आती है वो ज़्यादातर गलत बयानी नहीं करते हैं। जो एजुकेशन बताई है वो ठीक होगी, घर आपका अपना है वो बताएंगे, अगर किसी का कोई एंगेजमेंट, निकाह, कोई ब्रेकअप हुआ है, हर चीज़ बताएंगे। अलबत्ता हाँ, उम्र के मामले में लड़की वाले भी लड़के वाले भी वो थोड़ी सी डंडी 2-4 साल या समटाइम। अच्छा एक सवाल मिसेस ख्वाजा मैं आपसे लास्टली ये जानना चाह रही हूँ कि वो बच्चियाँ जिन्हें अर्ली डिवोर्स हो जाती है और ख़ास हम लोग ये भी देखते हैं बाज़ औक़ात वो कंसीव नहीं कर पाते, बाज़ औक़ात मतलब कि बेबी होने के बाद भी उन्हें तलाक का सामना करना पड़ता है, ऐसी बच्चों के लिए क्या माशरे में अभी भी एक्सेप्टेंसी है? मैं बताऊं, मैंने इस तरह के भी माशाल्लाह बहुत सारे केसेस करवाए हैं जिन बच्चियों की डिवोर्स भी हुई है, एक एक दो दो बच्चे भी उनके साथ हैं, उनके भी हो गए हैं। मतलब बाज़ औक़ात डिवोर्स बच्ची के लिए आपको इतना मुश्किल हो जाता है कि इसका कैसे होगा, बाज़ औक़ात बच्चों वालों के भी बहुत क्विक और जल्दी हो जाते हैं। इसी तरह मेरे पास एक आई थी बच्ची आई, अपनी उसने करवाई, रजिस्ट्रेशन करवाई और बताया उसने कि उसके 2 बच्चे हैं और डिवोर्स हुई है। मैं खुद बड़ी परेशान कि ये कैसे होगा। तो एक हफ्ते के अंदर मेरे पास एक ऐसी फैमिली ने अप्रोच किया, बच्चा बड़ा GIK का पढ़ा, बड़ी अच्छी जगह पे जॉब शॉब भी कर रहा, तो उन्होंने कहा हमारे बेटे की डिवोर्स हुई है, हम चाहते हैं कि ऐसी बच्ची हो जिसका एक आधा बच्चा हो, तो हम वो करना चाह रहे हैं क्योंकि इसके बच्चे नहीं हो सकते हैं। तो मैंने उस फैमिली से अप्रोच किया, विद इन फ्यू डेज आप यकीन करें माशाल्लाह उनका हो गया। माशाल्लाह, देखिए ना नसीबों की बात है। प्लस इसमें तो होने पे आता है तो अनमैरिड लड़कियां भी इतना टाइम गुजर जाता है उनका नहीं हो पाता, नसीबों की बात है। लुक्स बहुत मैटर करती हैं, लुक्स बहुत मैटर करती हैं, यानी इसमें मतलब गुड लुकिंग बच्चियां अगर डिवोर्स भी हैं तो उनकी भी बड़ी जल्दी क्विक हो जाती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यानी बेशक रिश्ता कल्चर बदल रहा है लेकिन मैरिज कंसल्टेंट का रोल आज भी उतना ही अहम है जिस तरह के आपका रोल। थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया, हमें हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। क्या आपको पता है पिछले 20 सालों में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 18% सालाना रहा है, यानी कि बाकी ऑप्शंस जैसे कि बैंक, गोल्ड, रियल एस्टेट और डॉलर से काफ़ी बेहतर। अब आप KSB की K-Trade ऐप से घर बैठे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए www.ksb.com पर जाएं और ओपन अकाउंट पर क्लिक करें। ऑनलाइन फॉर्म में डिटेल्स जैसे कि नाम, एड्रेस, ईमेल और KYC डॉक्यूमेंट्स जैसे कि NIC की कॉपी, प्रूफ ऑफ फंड्स और बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें। अब बस K-Trade अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें और स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की बेस्ट कंपनीज में बआसानी इन्वेस्ट करें। K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। PCB करवा रहा है क्रिकेट ट्रायल्स पूरे पाकिस्तान के लिए। ये है हर होनहार क्रिकेटर के लिए अपनी किस्मत आजमाने का सुनहरी मौका। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ये आपके लिए हमारे गांव की सौगात। सौगात तो ले आए लेकिन जूते लाना भूल गए शायद। भाई जूते हम दे देंगे, तुम आओ अपने टैलेंट दिखाओ ना। हमारे सितारों का भी लेवल है। गेम ऑन है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, अब जरा बात हम करते हैं
एक ऐसी शख्सियत की, एक ऐसे इदारे की जो फलाही कामों में पेश है। हम बात करेंगे मुस्लिम हैंड्स की। 1993 में ये इदारा कायम किया गया, मुस्लिम हैंड्स, और उसके बाद आप देखते हैं दायरा कार वसी होता चला जा रहा है। 20 ममालिक में तकरीबन ये फैल चुका है। जहां पर गुर्बत हो, तनाज़ा हो, कुदरती आफात हो, वहां पर इनकी टीम्स पहुंच जाती हैं और फिर वहां पर लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम किया जाता है। खित्ते की अगर बात कर लें, हम सब जानते हैं अफगानिस्तान के हालात हमारे सामने। इमरान खान साहब इस पर बात करते आए हैं, मुस्लिम उम्मा को यकजा करने की कोशिश करते आए हैं कि अफगानिस्तान को हमें पीछे नहीं छोड़ना। ना सिर्फ मुस्लिम उम्मा बल्कि जो दीगर ममालिक हैं उनको भी उन्होंने कहा कि आप भी हमारा साथ दें, क्योंकि अफगानिस्तान को अगर हमने तनहा छोड़ दिया तो यह खित्ते के लिए मसाइल का बाइस बनेगा। मुस्लिम हैंड्स ने अब इस मामले को समझा और गुज़श्ता रोज़ मुस्लिम हैंड्स की तरफ से 20 ट्रक्स, 6 करोड़ मालियत के ट्रक्स जो हैं वो इमदादी सामान लेकर अफगानिस्तान रवाना। और ये पहला फेज़ है, ये आगाज़ है, ये पहला कदम है, पहला कतरा है। इस तरह से ये सफ़र जारी रहेगा और जो इसके बानी हैं, जो इसको लेकर चल रहे हैं, उनकी बात भी करते हैं। साहबजादा लख्ते हसनैन साहब ज़ाहिर पाकिस्तान में मौजूद हैं, इस सब को खुद देख रहे हैं और आज हमारे लिए शर्फ है कि वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। कब से हैं सर पाकिस्तान? मैं कुछ 4-5 दिन हो गए। 4-5 दिन से आए। सर आपका जब नाम शिव ने अनाउंस किया ना साहबजादा लख्ते हसनैन, तो वो उसकी तर्जुमानी भी अगर हम देखें ना तो वो इतना उनसियत भरा है, इतनी हमदर्दी के साथ वो जुड़ा है कि जो आप काम कर रहे हैं, जो कार्य खैर आप कर रहे हैं, वो डेफिनेटली कितने एक नाम के साथ आपकी शख्सियत पे वो बड़ा असरअंदाज होता है। सर 1993 से तो आपकी ये जो तंजीम है वो चल रही है, फाउंडेशन चल रही है, लेकिन अभी जो हाल ही में शेब ने जिक्र किया कि 6 करोड़ रुपए का इमदादी सामान अफगानिस्तान गया है, उसमें किस किस्म का सामान मौजूद है, क्या बुनियादी ज़रूरियात हैं ऐसी जो कि अफगानिस्तान के लोगों की पूरी करने के लिए आपने ये बेड़ा उठाया? आपको मालूम, पहले तो आपके सवाल का डायरेक्ट जवाब ये है, 20 ट्रक्स हैं, ये इब्तिदा है, ये फर्स्ट फेज़ है और इंशाल्लाह हर दूसरे तीसरे वीक यहाँ से कानवाई रवाना हुआ करेगा। और इसमें जो सामान क्या है वो खाने पीने का मोस्टली है, साथ सर्दी चूँकि वहाँ बहुत ज़्यादा होती है और ये सारा, और वहाँ लिहाफ और चादरें, ये जो भी चीज़ें बुनियादी हैं। और ये काबल गया है और काबल का मसला ये है कि चूँकि बड़ा शहर है, आबादी भी बड़ी है, तो जब ये हालात ख़राब हुए तो लोग रोज़ी की तरह खाने की तलाश में गाँव से निकले, पहाड़ों से निकले कि हमें शायद काबल में कुछ मिल जाए। तो इस लिहाज से हज़ारों लोग जो हैं वो IDP के तौर पर वहाँ इस वक्त काबल के अंदर मौजूद हैं। तो मुस्लिम हैंड्स का अपना ऑफिस जो है वो 2002 से वहाँ इस्टेब्लिश है और हम काबुल में, हाँ काबुल में मुस्लिम हैंड का काबुल में काम कर रहा है ऑफिस जो है। और लेकिन हम काम जो है वो 1993 से कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं फर्स्ट टाइम 1995 के अंदर जिस वक्त मैं जवान था उस वक्त मैं काबुल में गया। आपकी एनर्जी अभी भी ऐसी है सर? एनर्जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से, अल्लाह कायम रखे, अल्लाह कायम रखे। अल्लाह उस वक्त से हम अल्हम्दुलिल्लाह अफगानिस्तान को टारगेट किए हुए खिदमत के लिहाज से। तो ये जो ज़रूरत इस वक्त जो है वो आपके सामने है। जब से नई गवर्नमेंट आई है और जब से बाहर की ताकतें वहाँ से चली गई हैं तो एक डिज़ास्टर की सिचुएशन है। और इस वक्त सबसे बड़ा डिज़ास्टर जो है वो नेचुरली खुराक का। वो क्यों है? असल में वहाँ बिज़नेस ख़त्म हो चुके हैं। बिज़नेस क्यों ख़त्म हुए? बैंकिंग सिस्टम ख़त्म हो चुका है। और वैसे तो आपको मालूम है कि पूरी दुनिया के अंदर अफ़गान जो हैं लोग बिज़नेस के लिहाज से मशहूर हैं और लेकिन वो दुनिया भर के साथ बिज़नेस करते हैं, लेकिन ट्रांजैक्शन जो है वो बिज़नेस की ख़त्म हो चुकी है। आप पैसा भेज भी नहीं सकते, ना अपने मुल्क में बैंकिंग सिस्टम मौजूद नहीं, बैंकिंग सिस्टम ख़त्म हो चुका है। उस वजह से आकर एक बड़ा डिज़ास्टर आ रहा है बिज़नेस के लिहाज से। जब बिज़नेस ख़त्म हो चुका है, आपकी जॉब्स ख़त्म हो गई और हुकूमत के पास भी जॉब्स की तनख्वाहें देने को नहीं है, लोगों को तनख्वाह गवर्नमेंट नहीं दे सकती प्रॉपरली। नतीजतन जितने पढ़े लिखे लोग थे, जब वो बाहर की ताकतें वहाँ से निकली तो फर्स्ट जहाज़ भर भर के जाने शुरू हुए, खौफ के साथ भी था। और साथ जो है उसके बाद जो ब्रेन ड्रेनेज हुआ, जो पढ़े लिखे लोग थे वो निकल जो पहले फेज़ में निकल सकते थे वो निकल गए। अब भी लोग वहाँ से अब निकल रहे हैं और ये बहुत बड़ा जो हमारे लिए डिज़ास्टर है, जो नेबरिंग कंट्री है, कि आपको पता है कि 3 to 4 मिलियन हमारे पास पहले भी रेफ्यूजीज़ रहे हैं और आज भी बड़ी तादाद मौजूद है। अगर वो खुराक का ये मसला हल ना हुआ और इंटरनेशनल कम्युनिटी उसके अंदर इंगेज ना हुई, कितने मिलियन लोग पाकिस्तान की तरफ और आएंगे, कितने मिलियन ईरान की तरफ जाएंगे, कितने मिलियन पीछे से उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान की तरफ जाएंगे, कितने मिलियन मारे जाएंगे। फिर डिस्टर्ब होगा। तकरीबन 4 करोड़ की आबादी है, बिल्कुल ठीक है, उसमें से 3 करोड़ जो है खुराक का मसले में शिकार हो चुके हैं। आप इससे अंदाज़ा करें 75% कम्युनिटी जो है वो इस वक्त खुराक के मसले का शिकार हो चुकी है। और अब बदकिस्मती से जो न्यूज़ सुनी है कि लोग अपने बच्चों को बेचने को तैयार हैं। बिल्कुल ऐसा है।
अपने बच्चों को बेचने के तैयार हैं और ऐसे वाक़यात हुए, ऑर्गन जो है वो बेचने को तैयार हैं। इस लिहाज से इंटरनेशनल कम्युनिटी के ऊपर ये फ़र्ज़ बनता है, सियासी इख्तिलाफ किसी हुकूमत के साथ हो वो आपका मसला है, ये आवाम का मसला नहीं है। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे इक़दाम लेने लाजमन, और ये जितने महीने गुजर चुके हैं, जिस तरह वो लोग कसम पुरसी का और बदहाली का शिकार हुए, इंसान सोच नहीं सकता। ऐसे ही है। और अफ़गानिस्तान जब 6 महीने पहले वाक़तन एक बड़ा ग्रोइंग कंट्री बन रहा था, पर उसकी करेंसी पाकिस्तान से ज़्यादा मजबूत हो गई इस लिहाज से। लेकिन अब जो सूरत हाल जो बनी है, नेचुरली ये ऐसी है कि हमें आंखें खोलनी चाहिए। पाकिस्तान के कई फ़राइज़ से, पाकिस्तान एक नेबरिंग कंट्री भी है, पाकिस्तान एक मुसलमान कंट्री होने की हैसियत से वो भी मुसलमान मौजूद हैं, और फिर इसके जो असरात जो पाकिस्तान के ऊपर आने वो इतने सख्त हैं कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऑलरेडी उसके असरात कई शक्लों के अंदर हम बर्दाश्त कर रहे हैं। अब अगर हम फिर ये अपने गले में ये चीज़ों को डाल लेंगे तो हमारे लिए मुश्किल। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत पाकिस्तान में इमरान खान साहब भी और पाक अफ़गान जो फोरम गवर्नमेंट पाकिस्तान ने बनाया, जो जितना भी सामान यहाँ से जाएगा उस फोरम के ज़रिए मूव होगा। उन्होंने हबीबुल्लाह खटक साहब ने, उनके डायरेक्टर हैं वकार साहब, इन दोस्तों ने बड़ी मदद की। यानी इंटीरियर मिनिस्ट्री के पास जाकर ख़ुद हमारे लिए इजाज़त ले रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो अदारे हैं ये दर्द रखते हैं कि हम अफ़गान लोगों की मदद कर सकें। सर, इसमें ये भी बताइएगा कि यहाँ तो हम लोग देख रहे हैं कि अफगानिस्तान में अभी आपने इब्तिदा की और आप कह रहे हैं कि ये मरहला अभी शुरू हुआ है, आगे तक बहुत ज़्यादा जाता रहेगा। इसमें दूसरा मुझे बताइएगा कि खत्ते की बाकी दीगर जो ममालिक हैं, आप वहाँ पर भी इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर काम कर रहे हैं। इस वक्त कितने ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर आपकी फाउंडेशन जो है वो इस तरह से इमदाद की फराहमी में आगे आगे है? जी, एक तो पहला सवाल ये है कि अभी ये फर्स्ट फेज़ है और हमें 2-3 महीने लगे हैं इस चीज़ को हासिल करने में। मुस्लिम हैंड यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर INGO के तौर पर, इंटरनेशनल NGO के तौर पर रजिस्टर्ड है। यहाँ पर हुकूमत से हमें इजाज़त लेनी पड़ती है। हुकूमत ने मेहरबानी की, एक ऐसी पॉलिसी तैयार की कि जो INGOs हैं, चूँकि बैंकिंग सिस्टम नहीं है, पैसे तो हमारे पास हैं, पैसा जब भेजते हैं वहाँ पर तो स्टक हो जाता है। तो यहाँ से फिर हमने हुकूमत पाकिस्तान को रिक्वेस्ट की, उनको एक लेटर दिया कि आप मेहरबानी करके हमें इजाज़त दें कि हम यहाँ से यहाँ की ज़मीन को यूज़ करें, यहाँ से हम बाइंग करें, फिर उसके बाद ले जाए। एक तो ये। दूसरा, पाकिस्तान मुस्लिम हैंड के काम तो हमारा 50 कंट्री से ज़्यादा नेटवर्क है और 5 कंट्री फंड रेजिंग ऑफिस है, UK, टर्की, साउथ अफ्रीका केपटाउन के अंदर, इसके अलावा फ्रांस के अंदर और कनाडा। ये हमारे 5 फंड रेजिंग कंट्रीज़ हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ भी चाहिए, तो आपके सारे नाजरीन की दुआ चाहिए। हमें इंशाल्लाह अमेरिका में अगले महीने स्टार्ट करना चाहते हैं फंड रेजिंग ऑफिस न्यूयॉर्क के अंदर। ऑलरेडी मुस्लिम रजिस्टर्ड है, कुछ वहाँ लाइसेंस होता है कि डिफरेंट स्टेट्स का, वो हमने अप्लाई किया हुआ है, तो बेशुमार स्टेट्स की इजाज़त हमें आ गई है। इंशाल्लाह कुछ रह गई है, वो भी इंशाल्लाह क्लियर होगी। और फिर अभी तो UK जो हमारा हेड ऑफिस है, ये उनके पैसे आए हैं। अभी फ्रांस का पैसा आएगा, फिर टर्की का पैसा आएगा। जो कल ट्रक्स गए हैं वो सिर्फ UK की तरफ से? सिर्फ UK से। अच्छा। 20 ट्रक जो है UK की तरफ से गए। फिर हमारा टर्की ऑफिस जो है उसको डील करेगा। अभी मैं कल टर्की जा भी रहा हूँ इस मकसद के लिए कि हम जितनी भी इंटरनेशनल NGOs वहाँ काम कर रही हैं उनको इनकरेज करें। बल्कि ये एक बड़ा ठंडा सा एक हवा चली है, चूँकि इजाज़त मिली है इंटरनेशनल NGOs को। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि मुस्लिम हैंड की तरफ सब देख रहे थे, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, रहते तो बाहर हैं, तो उन सब इंटरनेशनल NGOs के जहन में ये था कि मुस्लिम हैंड इजाज़त ले सकती है। अब वो जो है वो इजाज़त सिर्फ पाकिस्तानी गवर्नमेंट से? हाँ, इसमें मसाइल थे? पहले तो थे इजाज़त, चूँकि लैंड जो है वो यूज़ होनी थी। पाकिस्तान की ज़मीन यूज़ हो रही है ना, बरास्ता बॉर्डर आप जा रहे हैं। इंटरनेशनल चैरिटी जो है यहाँ काम कर रही है वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए है ना। अच्छा। सामान अफगानिस्तान जाना था, बॉर्डर यूज़ होना था, ज़मीन यूज़ होनी थी, उसकी यहाँ बाइंग सारी होनी थी, क्योंकि हम दूसरे मुल्क को हेल्प कर रहे हैं। तो पहले यहाँ पर तो हमें इजाज़त थी, लेकिन अफगानिस्तान के लिए स्पेशल इजाज़त ली है, बाकायदा लेटर एंट्री मिनिस्ट्री को दिया। उसकी मंजूरी। मुस्लिम हैंड इज द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसको इजाज़त मिली है सर? मेरा ख्याल है कि शायद इससे पहले सेव द चिल्ड्रन है, उनकी सिचुएशन जरा डिफरेंट है, लेकिन मुसलमान चैरिटीज में से कह रहे हैं कि इंटरनेशनल चैरिटी में से पहले। ये तो फिर बड़ा दुरुस्त आपने कहा कि ये तो एक ताज़ा हवा का झोंका साबित हुआ बाकी इदारों के लिए भी, और वेट कर रहे थे। हमारे यहाँ इंग्लैंड की चैरिटीज जो हैं वो बाकायदा जब मीटिंग्स हमारी हुई हैं जो अफगानिस्तान के ऊपर, मुझे डॉक्टर पीरजादा नूरुल हक कादरी साहब ने मुझे स्पेशली फ़ोन किया, कैबिनेट के अंदर ये गुफ्तगू हुई और उन्होंने मुझे ये बात की कि भाई प्राइम मिनिस्टर ने ये मसला बयान किया है कि आज से 3 महीने पहले कि भाई ये
डिजास्टर बहुत बड़ा आएगा। एग्जैक्टली एंटिसिपेट किया था खान साहब ने, बिल्कुल। तो इसलिए फिर कैबिनेट के अंदर बात हुई, फिर हमारा जिक्र भी वहाँ पर एजाज साहब ने किया कि जो मुस्लिम हैंड इसमें लीड कर रही है, फिर हमें उसके लिए पॉलिसी फिर बनी। फिर मैं मोहित यूसुफ साहब से मुलाकात की, जो एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भी इस चीज़ को देख रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदा गवर्नमेंट ने इसके ऊपर पॉलिसी तैयार की और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इस काबिल हुए हैं कि हमारे कल कंटेनर जो हैं यहाँ से रवाना हुए और F9 पार्क से, और पिज़ा नुल अक्सर तशरीफ लाए, सेनेटर बहरमन तंगी सब तशरीफ़ लाए। इस तरह हमने बेशुमार दोस्तों की मौजूदगी में रवाना किया और आज जो है वो बॉर्डर को तुरखम को क्रॉस करके फिर आगे जो है, चूँकि हमारा अपना ऑफिस मौजूद है, एक तो ये है। दूसरे नंबर पर जो गवर्नमेंट अफगानिस्तान की है वो प्रोटेक्शन दे रही है। अच्छा, ये उनसे भी राब्ते में है? हाँ, उनसे भी इजाज़त ली है। सही है। वहाँ वो प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं। आज उनका जो लीड करने वाले लोग, जो प्रोटेक्शन देने वाले, वो बॉर्डर पर होंगे। रिसीव करेंगे इसको? हाँ, रिसीव भी करें, उनके गवर्नमेंट के लोग प्रोटेक्शन में लेकर जाएंगे, वो लेकर जाएंगे, काबुल ही लेकर जाएंगे। काबुल लेकर जाएंगे। तो ये जो पहला फेज है जिसमें ज़ाहिर आपने इसलिए भी शायद काबुल को चुना है कि आपने कहा कि जो दूर दराज इलाके हैं, पसमानदा इलाके हैं, वहाँ से लोग भी खाने पीने की तलाश में काबुल पहुँचेंगे, शायद यहाँ से कुछ मिल जाएगा। दैट इज़ द रीज़न कि आपने काबुल को चूज़ किया। तो क्या आइंदा आने वाले वक्तों में जो दूसरे तीसरे फेज़ में हम दाखिल होंगे, आपने कहा टर्की भी जा रहे हैं, वहाँ से भी इमदाद आएगी, ट्रक्स और भी जाएंगे काबुल ही, या कि आपने कोई प्लान बनाया कि अच्छा और इलाकों में भी जाना है? पूरे मुल्क में जाएंगे। हमारा चूँकि नेटवर्क तकरीबन 26-27 डिस्ट्रिक्ट के अंदर फैला हुआ है मुस्लिम हैंड का, चूँकि हम 2002 से बिल्कुल आपका ऑफिस काम कर रहे हैं, वहाँ ऑफिस मौजूद है। बहुत बड़ा वेयर हाउस हमने लिया। कल में जो मैनेजर हैं फजल खान ऑफिस अफगानिस्तान ऑफिस को भी सेरेमनी में आए हुए थे। मैंने कहा भाई 20 कंटेनर हैं, ट्रक नहीं है, कंटेनर्स हैं जो 40 फीट के हैं, छोटे कंटेनर नहीं है। और मैंने कहा कि वो सामान इतना बड़ा लिया है वेयर हाउस? कहते हैं बहुत बड़ा हमने ले लिया, कोई ऐसा मसला नहीं, हम इसको ले लेंगे और ज़रूरत के मुताबिक आके हमको मूव करते रहेंगे इंशाल्लाह। ये फर्स्ट फेज़ है। और हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से एक और भी रिक्वेस्ट की, हम पाकिस्तानी हैं और चाहे बाहर रहते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, चूँकि हमारा पाकिस्तान के अंदर वो बहुत बड़ा नेटवर्क है, सिर्फ हमारे जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनके मुलाजमीन की तादाद तकरीबन 1900 है। जो मुलाजमीन है पूरे पाकिस्तान के अंदर, फिर कराची, कोयटा, पेशावर, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर के दूसरे इलाके, और इस्लामाबाद के अंदर, लाहौर के अंदर, ये हमारे रीजनल ऑफिसर्स हैं जो काम कर रहे हैं। फिर हमारे जोनल ऑफिसर्स भी हैं जो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर काम कर रहे हैं। वैसे सर, ये जो रीजनल और जोनल ऑफिस पाकिस्तान में है, इनका रोल एंड टास्क क्या है? उनका बेसिकली काम जो मुस्लिम हैंड बाहर से पैसा देता है उसको डिलीवर करना है। और उन इलाकों के अंदर पानी का काम है, हमारे स्कूल हैं, हमारे तकरीबन 300 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं। ये स्कूलों से मुताल्लिक है? ये स्कूल भी हैं, तकरीबन कोई 250 स्कूल है मेरा ख्याल है। अच्छा जी, 250 के करीब हमारे स्कूल हैं जिसमें तकरीबन 40-50 हज़ार बच्चा पढ़ रहा है माशाल्लाह। और हमारे जो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस मॉडल स्कूल हैं बड़े क्वालिटी बिल्कुल, और उसके अंदर यतीम और गरीब मस्कीन बच्चे हैं और जिनको मुकम्मल तौर पर फ्री ऑफ कास्ट उनको तालीम दी जाती है और क्वालिटी स्कूल है। किसी भी उसको हमारे स्कूल ऑफ एक्सीलेंस वगैरह को किसी भी पाकिस्तान के जो एलीट क्लास के जो स्कूल हैं उनका मुकाबला कर सकते हैं, बल्कि उनकी बिल्डिंगें, उनके टीचिंग का स्टाफ डेडिकेटेड भी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे बहुत कम नहीं है। और ये सब गरीब और यतीम मस्कीन बच्चों के लिए, और हम ये चाहते हैं कि वो क्वालिटी एजुकेशन दें जो एक अमीर को मिलती है। और मेरा ख्याल है, मैं कह सकता हूँ थोड़ा सारा, कि ये वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है जो यतीम को नर्सरी में पकड़ती है और उसको डिग्री तक करवाती है। और हम दर्जनों के हिसाब से, जो कि हमने 2002 के अंदर स्टार्ट किया और बच्चों को नीचे से हम लेकर आए, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, IT के एक्सपर्ट बन चुके हैं। अभी हमारी एक बच्ची ने पिछले मुझे 3 वीक पहले टेक्स्ट किया, मैसेज किया व्हाट्सएप के ऊपर, उसने कहा जी कि मैंने टेक्सला यूनिवर्सिटी से इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की वो डिग्री कंप्लीट कर ली है। बच्ची जो है यतीम है, उसकी बहन ने भी वो हमारे पास पढ़ती रही, उसने अपना कोटली आज़ाद कश्मीर से, चढ़ोई से बच्ची है। हमारे कम्प्लेक्स जो बड़ा कम्प्लेक्स है जो 12 एकड़ के ऊपर है वज़ीराबाद के, वहाँ से उसने तालीम हासिल की, बोर्डिंग में रही। वहाँ पर 1600 बच्चा पढ़ता है और उसमें 200 बच्चे पूरे मुल्क से, जो हमारे अपने स्कूलों से जो प्राइमरी से बेस्ट आते हैं उनको हम वहाँ पर लेकर आते हैं और फिर उनको अल्हम्दुलिल्लाह FSC तक वहाँ कराते हैं, फिर यूनिवर्सिटी में जाते हैं। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तकरीबन 16-17 ममालिक के अंदर इंटरनेशनल स्कूल हैं माशाअल्लाह, यानी इंडोनेशिया, श्रीलंका, नीजर, माली, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के अंदर में भी स्कूल हैं। कितने स्कूल हैं? वो एक हम क्या करते हैं कि हम क्वालिटी एजुकेशन के कायल हैं। ठीक है, थोड़े बनाए लेकिन क्वालिटी बने, इतने अच्छे बने, मयारी तालीम, इतने अच्छे एग्जाम्पल सेट करें इंशाल्लाह। ये जो एग्जाम्पल है वो
हम चाहते हैं कि एक सोशल चेंज लेकर आए। ओके। सोशल चेंज कैसे आएगी? तालीम से आती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और वो बच्चे जो हैं जब हमारे पास पढ़ेंगे कल के इंजीनियर होंगे, डॉक्टर होंगे। हम नीचे नीचे नहीं रखते, सबको डिग्री तक लेकर जा रहे हैं। बिल्कुल सोचो यतीम बच्चे। सबज़ादा साहब यहाँ पे एक सवाल मेरा ये भी, चूंकि एक बार फिर हमने अफगानिस्तान वाले मामले की तरफ हम लोग आए हैं, हम स्कूल्स की तरफ आए हैं। आपने कहा कि बरास्ता बॉर्डर हम लोग सड़क के रास्ते हम लोग अफगानिस्तान जा रहे हैं, आप लोग 6 ट्रक्स अपने टैंकर्स कंटेनर्स लेके, कितने मुलाजमीन हैं जिनकी अप्रूवल ली गई है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि इतने मुलाजमीन जो हैं ये इतने दिन वहाँ पर क़याम करेंगे और ये आपके लोग जो हैं वहाँ पर? हमारा चूँकि ऑफिस मौजूद है, हमारा 400 मुलाजमीन अफगानिस्तान के अंदर मुसलमान में काम करते हैं। अभी काम कर रहे हैं? हाँ हाँ। जो यूनिसेफ का हमारा एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो 4-5 मिलियन का मुसलमान का अपना जो पैसा है वो अलग है। यहाँ की टीम वहाँ की टीम को हैंड ओवर कर देगी बॉर्डर पे? ओके। यहाँ से हमने भेजे। ठीक है। हमारा जो पेशावर ऑफिस उनके हवाले की है। ठीक है। पेशावर ऑफिस आज जो है बॉर्डर पर जाएगा तुरखम पर। बिल्कुल। और अफगानिस्तान की टीम जो वो यहाँ पर आई हुई थी, उसके ट्रस्टी भी अब्दुल हक वगैरह आए हुए थे, फजल खान वगैरह, ये साथ चले गए हैं। बिल्कुल ठीक है। फिर आगे हमारा ऑफिस इसको रिसीव करेगा। तुरखम टीम्स आपके वहाँ पे मौजूद हैं जो कि इसको इसकी काबुल तक डिस्ट्रीब्यूशन होगी। बिल्कुल ठीक है। तो डोनर्स पर आते हैं। आपने जिस तरह 5 ममालिक का कहा कि ये आपके डोनर्स हैं और ज़ाहिर मुस्लिम हैंड से बहुत बड़ा नाम है, तो इसलिए डोनर्स को पैसा देते हुए कोई दिक्कत तो है नहीं। लेकिन चूंकि इस वक्त मामला अफगानिस्तान का ज़ेर गौर है, इस वक्त मामला अफगानिस्तान के इमदाद अफगानिस्तान जा रही है, तो क्या सेंसिटाइजेशन हो चुकी है कनाडा, फ्रांस, यूके की अफगानिस्तान की मदद करने के लिए मुस्लिम हैंड का हाथ थामने? उसमें हमने क्या किया, हमारा जो फंड रेजिंग डायरेक्टर है यूके का, जो कि मेन ऑफिस वहाँ पर है, वो स्पेशली अफगानिस्तान गया। ओके। इन हालात के अंदर जबकि मेरा ऑफिस मुझे जाने की इजाज़त नहीं दे रहा, कहते नो आप ना जाए। आप जाना चाह रहे थे? मैं तो ऐसा आदमी हूँ कि खतरात के अंदर भी जाता हूँ और मैं कोई खौफ महसूस नहीं करता। ज़िंदगी एक मकसद के लिए वक़्फ़ किया तो फिर यही तो मौके होते हैं कौमों की खिदमत करने के। इसलिए मैंने अपने ऑफिस को, जो हमारा जो काबिल का है, वो भी जब दुनिया निकल रही थी वो भी चाहते थे हमें अमेरिका चले जाए। ऐसे ही? मैंने कहा नो भाई आप नहीं जा सकते, आज कौम को मदद की जरूरत है, हमने तैयार आपको इसलिए किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे वहाँ आपने मोटिवेट किया उनको कि रहना है उधर, यस, जरूरत इस वक्त वहाँ पर है। बिल्कुल। हमने कहा नहीं जा सकते आप, कौम को आज जरूरत है, आप अमेरिका में जाकर सहूलत हासिल करेंगे इंग्लैंड और कनाडा के अंदर, नो, इस मकसद के लिए आपको बनाया तैयार किया गया आज इस मुश्किल वक्त में। तो हमने वहाँ दोस्तों को रोका, फंड रेजिंग डायरेक्टर को हमने भेजा। ओके। अपनी आंखों से देखो और खुद इस चीज़ को पब्लिक में लेकर आओ। क्योंकि हमारे जो बड़े जो टीवी चैनल्स हैं, हम उसके ऊपर बैठते हैं, फिर हमारा लिटरेचर निकलता है, फिर कनाडा, फ्रांस, तुर्की, साउथ अफ्रीका वगैरह। तो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन वहाँ से लेकर आए। अब वो सारी क्लिप्स उसने तैयार की, जो मुसलमान ऑलरेडी काम कर रही है वो चीज़ें तैयार की। अब अगले 3 महीने जो हैं वो इसी के ऊपर कैंपेन चलेगी। बिल्कुल ठीक है। और इंशाल्लाह जिस तरह मुसलमान कनाडा अपना सीरिया के अंदर इन्वॉल्व है, अभी मैं सीरिया जा रहा हूँ कल। अच्छा। अभी मैं कल अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 6 बजे फ्लाइट है। सही। और मैं टर्की जा रहा हूँ, टर्की से फिर हम सीरिया जाएंगे। जो 40 किलोमीटर का एरिया जो इस वक्त टर्किश गवर्नमेंट के पास है, सीरिया के अंदर जो है बफर एरिया, मुस्लिम हैंड ने एक ब्रेड फैक्ट्री लगाई है जो रोज़ाना 50 से 60 हज़ार ब्रेड तैयार कर रही है। ओके। 50 से 60 हज़ार ये फ्री मिलेगी। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह 650 मकानात मुस्लिम हैंड बनाए, अल्लाह मुझे तौफीक उसी एरिया में। हाँ उसी एरिया के अंदर ये जो ब्रेड फैक्ट्री अफरीन के अंदर लगी है। तो जहाँ पर रेफ्यूजीज ठहराए गए हैं, क्योंकि टर्की जो है रेफ्यूजीज के अंदर भेज रहा है ताकि वो बाहर ना निकले। बिल्कुल सही है। तो वहाँ पे घर बनाए जाएंगे। 650 घर हमने बनाए, बना दिए। हाँ बना दिए। अच्छा माशाल्लाह। उसके भी इफ्तिताह में करने जा रहा हूँ। अभी मैं 2 महीने पहले यमन में गया हुआ था, मुसलमान के यमन का, और वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने 5 ब्रेड फैक्ट्री लगाई है। इसके अलावा 2 शहर जो है मारब और अदन, सही, तकरीबन कोई 25 लाख लोगों को हम पानी सप्लाई कर रहे हैं। नई स्कीमें पानी की लगाई हैं वहाँ। सही है। नहीं सर, इसको यूँ कहते थे कि जहाँ जहाँ जरूरत पेश आती है, जहाँ जहाँ से आपकी पिछले 30 सालों में 30 सालों से लेकर आज तक, जी 30 साल जो हो चुके हैं मुझे इस खिदमत के काम। माशाल्लाह सर, अल्लाह ये जज़्बा भी कायम रखे। और 30 सालों से लेकर आज तक जो है, आज तक दुनिया भर में जहाँ मुस्लिम वर्ल्ड या नॉन मुस्लिम वर्ल्ड, जहाँ सुनामी, वॉर, अर्थक्वेक,
वहाँ मुस्लिम हैंड्स माशाल्लाह पहुंचे। सर वक्त की किल्लत थी, इसके लिए माजरत, तामने वक्त में गुंजाइश इतनी थी। बहुत शुक्रिया, आप साथ मौजूद थे और अगर जो आगे आने वाले आपके प्लान्स हैं उस पर भी बहुत आसानियाँ और सहूलतें जो हैं वो आपके सामने हैं। वक्त हो गया ख़त्म, आपसे मुलाकात कल करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।